गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का सेट नंबर 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस को बारीकी से एक एक करके हम लोग सॉल्यूशन करते हुए चले जाएंगे। तो आज का जो हम लोग का लेक्चर होगा वो हम लोग को लास्ट लेक्चर होगा। इस तरह से हम लोग को जो जैक बोर्ड के द्वारा हम लोग को 5 मॉडल सेट तैयार किया गया था केमिस्ट्री के लिए, वो पांचों का पांचों हम लोग डील कर ले रहे हैं आज तक। बात समझ में आए? तो आज के बाद जो हम लोग को नेक्स्ट जो प्लानिंग रहेगा उसमें हम लोग चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, क्या तो सुन लीजिए अच्छा से, जो हम लोग को चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% जो आपका पूरा मतलब कि क्या बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट जो होता है, जो हर एक साल पूछा जाता है, उस टाइप का क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। हर एक दिन करेंगे, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश रहेगा। जैसे कि हम लोग शुरू करेंगे, जैसे कि अभी ही बता देते हैं कि नेक्स्ट जो मेरा वीडियो अपलोड होगा वो हम लोग को रहेगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लैब। तो उससे उस चैप्टर से हम लोग को क्या क्या इंपॉर्टेंट और कितना हम लोग को सिर्फ पढ़ना है, जिसके चलते हम लोग को अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सकेगा, और उसके अलावा हम लोग को किसी तरह का पढ़ना नहीं है। क्योंकि देखिए अभी हम लोग को पूरा अगर डिटेल में क्वेश्चन हम लोग को अगर पूरा हम लोग डिटेल में अगर चैप्टर को पढ़ने जाए तो हम लोग अगर अभी से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसी चलते हम लोग चैप्टर तो टच करेंगे और वही सब टॉपिक हम लोग टच करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है और जो जिसको पढ़ने से हम लोग को लाभ मिलेगा। बात समझ में आए? तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि देखिए आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत ही नजदीक आ चुका है कि नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1 मंथ का समय मिला है, तो 1 मंथ में आपको पूरा चैप्टर को रगड़ देना है। तो इसी चलते आपको मैं यहाँ पे शुरू करने को, जैसे कि यहाँ पे मॉडल सेट था तो मॉडल सेट पांचों का यहाँ पे सॉल्यूशन कर लिया गया है, तो आपको कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन रहेगा। मतलब कि मान के चलिए केमिस्ट्री इन एवरीडे लैब था, तो उसमें कौन कौन क्वेश्चंस आखिर हम लोग को पढ़ना चाहिए और कौन कौन हम लोग को इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उस सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद फिर मान के चलिए फिजिकल केमिस्ट्री में किसी तरह का चैप्टर उठा लेते हैं। जैसे मान के चलिए हम केमिकल काइनेटिक्स उठा लिए, क्या उठाए, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना चाहिए और कौन कौन सा टॉपिक को हम लोग को याद करना है और कैसे कैसे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और कौन कौन सा हम लोग को बोर्ड एग्जाम में आता है, सभी चीज को हम लोग देखते हुए चले जाएंगे। साथ ही साथ जो क्वेश्चन बैंक में जो हम लोग को जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा उस चैप्टर से सारा कुछ हम लोग डिटेल में कवर करते हुए चल जाएंगे, ताकि अगर हम लोग को दोहराया भी जाता है वैसा सवाल तो हम लोग से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बात समझ में आए? तो इस तरह से हम लोग का प्लानिंग जो अगला रहेगा वो हम लोग को रहेगा चैप्टर वाइज, हम लोग को पूरा डिटेल में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है वो सभी चीज हम लोग कवर करते हुए चले जाएंगे। तो जो बच्चे अभी हमारे यूट्यूब चैनल में नए आए होंगे वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा जितने भी नोटिफिकेशन रहेगा आपके तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा और आप भी इससे जो मेरा प्लानिंग है उसका आप लाभ ले सकेंगे, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। ठीक है, और देखिए बहुत सारे लोग क्या हमें कमेंट किए थे कि उन्हें ये जो मैं यहाँ पे वीडियो का सॉल्यूशन जो आपको बताता हूँ उसका आप लोग को पीडीएफ की ज़रूरत होता है। तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप जा करके, वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ सारा चीज़ का नोट्स, तो आप वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म पर। बात समझ में आए? तो यहाँ से आप वीडियो को समझिए और वहां से जाकर जो मेरा पीडीएफ रहेगा वहां से आप नोट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब वो टेलीग्राम में आप कैसे जुड़ेंगे, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, तो उसमें जाइएगा, वहां से क्लिक कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा वह टेलीग्राम चैनल को, और वहां पर से जितने भी पीडीएफ है उन्हें आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके अनुसार आप अपना नोट्स बनाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आपको पता चल गया कि आज के बाद जो अगला नेक्स्ट जो हम लोग को प्लानिंग रहेगा वो हम लोग को क्या रहेगा। सो ठीक है, तो आप सभी से बस इतना ही रहेगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहे, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आपको लगेगा कि आपका बोर्ड एग्जाम का जितना भी प्रिपरेशन जो आप खुद से करते और ज़्यादा समय लगता है उसको मैं बहुत कम समय में पूरा तैयारी करवा दूंगा। बात समझ में आए? तो चलिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग को है क्वेश्चन, जो हम लोग को सेट नंबर 5 है उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए सभी को एक एक करके हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, क्या बताएं दोस्त। देखिए हम लोग क्या किए थे, हमारे साथ एक मिस्टेक हो गया था। मिस्टेक क्या हुआ था कि मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करते हुए चला जा रहा था, रिकॉर्ड करते हुए जा रहा था, मैं पूरा समझा चुका था। जितने क्वेश्चन नंबर 7 तक हम क्या कहते हैं यहाँ पे आपको पूरा समझा करके बैठ गए थे, लेकिन हुआ क्या कि मैं तो पूरा वीडियो तो शूट कर लिया था, लेकिन हुआ क्या कि साथ ही साथ मेरा ऑडियो वहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो मेरा जितना मेहनत था, मेहनत सारा का सारा वहाँ पे पानी में चल गया। तो कोई बात नहीं, मैं फिर से यहाँ पे रिकॉर्ड करके आपको समझाने जा रहा हूँ।
ठीक है, इसी चलते दिख रहे हैं यहाँ पर मेरा पूरा लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं। तो इतना मैं क्या किया था, सभी चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया था। तो जब मैं यहाँ पे देखा फिर चेक करके, तो देखा कि अरे मेरा तो ऑडियो यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा है। तो इसी चलते मुझे फिर से यहाँ पे शूट करना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, बस मेरा लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं समझा देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, और जिस तरह से वहाँ समझाए थे पहले, उसी तरह से मैं भी यहाँ पर भी समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, अ रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। बोल क्या रहा है कि एक रिएक्शन है जिसका जो ए के रिस्पेक्ट में जो कितना ऑर्डर दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है, और जो बी का रिस्पेक्ट में दिया हुआ है वो क्या है, तो सेकेंड ऑर्डर दिया हुआ है। तो हम लोग को लिखना है क्या चीज उसको, तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन उसका हम लोग को लिखना है। तो हम लोग क्या लिए थे कि मान के चले थे, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रबड़ से थोड़ा सा मिटा लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हम लोग को क्या हो, थोड़ा सा समझाने में यहाँ पे आराम हो। आखिर हम लोग किए क्या क्या थे, देखिए हम लोग को मान के चले थे, हम लोग यहाँ पे रेट को हम लोग मतलब कि जो हम लोग को रिएक्शन था, रिएक्शन हम लोग मान के चले कि ए और बी हम लोग को रिएक्टेंट था, ये दोनों मिल करके आपको प्रोडक्ट बनाता। बात समझ में आया। और ये जो हम लोग को रिएक्शन था, रिएक्शन को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन यहाँ पे मानकर चल रहे। अब क्यों मान के चल रहे, सो यहाँ पे बात आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो ये था हम लोग को रिएक्शन, ये हम लोग को मान के चले कि ये हम लोग को रिएक्शन दिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ए और बी का बात कर रहा है, तो दो ही हम लोग को रिएक्टेंट होगा, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर हम लोग को प्रोडक्ट बनेगा। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि हम लोग को जो ऑर्डर दिया हुआ है वो ए के रिस्पेक्ट में हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है, और बी के ऑर्डर में हम लोग को क्या रिस्पेक्ट में क्या दिया है, तो सेकंड ऑर्डर दिया हुआ है। तो ये ऐसा हम लोग कहाँ दिखा सकते हैं, तो बस एक ही जगह दिखा सकते हैं, वो था हम लोग को रेट लॉ एक्सप्रेशन में। कि जब हम लोग रेट लॉ के अनुसार अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, इस रिएक्शन का अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, तो हम लोग कैसे लिखते थे, तो के लिखते थे जो कि कांस्टेंट होता था, फिर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी लिखेंगे। अब इसके ऊपर जो पावर होता था, पावर क्या होता था, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर होता था। तो आपके क्वेश्चंस में ही बोल दिया था कि जो ए के रिस्पेक्ट में जो दिया हुआ है वो कितना ऑर्डर दिया हुआ था, फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है, मतलब इसके ऊपर जो पावर होगा वो पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आगे बोला था कि बी के जो रिस्पेक्ट में आपका जो ऑर्डर दिया हुआ, कितना दिया हुआ, सेकेंड ऑर्डर दिया हुआ है। तो यहाँ पे बी के ऊपर का जो पावर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इतना तक किए। अब हम लोग को करना क्या है, तो हम लोग को निकालना है रेट, इस क्या चीज लिखना था, हम लोग को डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना था। अब डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को निकालने के लिए हम लोग को इस तरह से लिखना होता है। तो इतना हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग से। सबसे पहले तो हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे समझ में आया कि कैसे लिखे इसको, तो जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी को हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन में यहाँ पे हम लोग कर दिए, ठीक है। अब हम लोग ये रिएक्शन को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन इसलिए माने हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन अगर हम लोग मांगते हैं तो हम लोग को क्या होता है, यहाँ पर जो कोफिशिएंट जो दिया हुआ था रिएक्टेंट का, वही कोफिशिएंट हम लोग को क्या आ जाता है, इन लोग को जो रिस्पेक्ट में जो पावर होता है वही पावर यहाँ पर दिया हुआ रहता था कोफिशिएंट के रूप में, ठीक है। तो अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होगा तो ये के रिस्पेक्ट में कितना दिया हुआ है, तो 1 ऑर्डर दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो जाता है कि इसका जो कोफिशिएंट होगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर बी के ऊपर का अगर पावर आपका 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि जो बी का कोफिशिएंट होगा कितना हो जाएगा, 2। और अगर इसी तरह का रिएक्शन आपको दिया हुआ रहता है और बोल देता है कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो आप क्या करते हैं, उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखते हैं रेट लॉ के अनुसार, तो आप क्या लिखते हैं, तो इसी तरह का यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आप यहाँ पे लिखते, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, यहाँ से चुरा लिए हम लोग यहाँ पर कि उसका रिएक्शन हम लोग को किस तरह से हो रहा है। अब हम लोग को लिखना क्या था, तो यहाँ से हम लोग को इसमें आना था हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन तो लिखना था, लेकिन किसके अनुसार, तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हम लोग को लिखना है यहाँ पे। तो जैसे हम लोग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखते हैं हम लोग को, तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखते हैं तो रिएक्टेंट का जो हम लोग को यहाँ पे रहता है तो उसको इस तरह से लिखते हैं, और जो दोनों रिएक्टेंट का अगर लिखेंगे तो हम लोग नेगेटिव लिखते थे, तो उस तरह से हम लोग लिखने के लिए जानते थे। और शर्त हम लोग को क्या रहता था कि जो हम लोग को यहाँ पे रिएक्टेंट रहता था दिया हुआ, रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट होता है, अगर कोफिशिएंट रहेगा तो वो हम लोग को क्या आ जाता है, तो यहाँ पे बटा के रूप में यहाँ पे लिख जाता है। अगर यहाँ पे मान के चलिए 2 है, क्या चाहिए यहाँ पे 2 है, तो 2 हम लोग क्या लिखेंगे 1/2, तो 2 कहाँ आ गया, नीचे आ गया हम लोग को 2। अब यहाँ पर देखिए ए के रिस्पेक्ट में कितना था 1, तो यहाँ पे 1 हम लोग लिखो या फिर ना लिखो, ठीक है। तो हम लोग जो इसको लिखते थे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में, तो उसको क्या लिखते थे, तो डी यहाँ पे जो कंसंट्रेशन रहता है उसको, और नीचे हम लोग dt लिखते थे। तो यहाँ पे फर्स्ट रिएक्टेंट हम लोग क्या है ए, तो यहाँ पे लिखे कंसंट्रेशन ऑफ DA, और नीचे क्या लिख दिया हम लोग dt लिख दिए। और यहाँ पे नेगेटिव तो हम लोग जानते हैं कि रिएक्टेंट के लिए यहाँ पे हम लोग लगाया जाता है। फिर इक्वल हो जाता है किसका, तो ये रिएक्टेंट के इक्वल, लेकिन कब, जब इसका कोफिशिएंट को भी हम लोग लिखते हैं तब। तो यहाँ पे देखे dB अपॉन में dt, लेकिन ये यहाँ कोफिशिएंट के रूप में कितना था 2, तो नीचे कितना हो जाएगा 2। तो यही जो आपका इक्वेशन जो बना, ये जो इक्वेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहते हैं। तो ये चीज हम लोग एक्सप्लेन कर चुके थे। अब देखिए अगर यदि ऐसा हम लोग क्यों किए,
अगर इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग को बार बार अगर मिलेगा कहीं, अगर हो सकता है वहां पे आगे जाके क्या होगा, आपका 2 रिएक्टेंट 3 रिएक्टेंट अगर दे देगा तो वहां पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा इसी तरह से। तो अगर जब भी आपको इस तरह का रिस्पेक्ट में अगर ऑर्डर देगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो रेट लॉ के एक्सप्रेशन में आप उसको लिख लीजिएगा। उसके अनुसार आप क्या कीजिएगा, रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन मान के चलिएगा और वहां पर उसको जब बैलेंस कर लीजिएगा कि कितना कितना रिस्पेक्ट में दिया है, उसके अनुसार से वहां पे कोफिशिएंट लिख लीजिएगा। और कोफिशिएंट का यहाँ पे कोफिशिएंट जब पता रहता है तो उसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, हम लोग डिफरेंशियल रेट को जो हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग आराम से लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग लिख देते हैं और जो कोफिशिएंट रहता है उसको हम लोग बट्टा बट्टा में लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, यहाँ पे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को निकाल लिए। ठीक है, तो बस यही सब मैं पहले भी बता चुका था, लेकिन मेरा आइडिया ना होने के कारण मुझे फिर से यहाँ पे समझाना पड़ा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको फिर से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोल रहा है, सो देखिए, व्हाई इज एडजॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक। जो एक्सोथर्मिक क्यों होता है, आखिर हम लोग को एडजॉर्प्शन, जो एडजॉर्प्शन होता है वो हमेशा हम लोग को एक्सोथर्मिक क्यों होता है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग नीचे डिफाइन किए हैं। तो देखिए उसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, सो एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक बिकॉज द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन अकर्स थ्रू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पीसीज with the surface during adsorption heat is evolved के जगह हम आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या चीज, रिलीज्ड भी लिख सकते हैं। क्या चीज लिख सकते हैं, रिलीज्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये कह क्या रहा है, हम लोग को जो एडजॉर्प्शन होता है वो हमेशा हम लोग को एक्सोथर्मिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो एडजॉर्प्शन होता है उसमें हम लोग को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे होता है, किसके किसके बीच में। तो हम लोग देखते हैं कि जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज होता है, दो हम लोग सब्सटेंस लेते थे तो दोनों के बीच में हम लोग को क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन कहाँ होता है, तो सरफेस पे होता है। लेकिन फिर भी वहां पे हम लोग को क्या काम हो रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग को हो रहा है। तो जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो एक दूसरे में वहां पे मतलब चिपकते हैं और चिपकते हैं, तो उस समय हम लोग को जो हम लोग एडजॉर्प्शन जो प्रक्रिया होता है, एडजॉर्प्शन होने के दौरान आपका क्या हो जाता है, तो वहां पे हीट का रिमूव होता है। क्या होता है, हीट वहां पे रिलीज होता है। तो जैसे ही हीट रिलीज होता है, तो जब भी हम लोग को हीट रिलीज होता है तो वैसे हम लोग को जब भी प्रोसेस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो इसी कारण है कि यहाँ पे हम लोग को जब भी हम लोग को एडजॉर्प्शन यहाँ पे होता है तो एडजॉर्प्शन होने के दौरान हम लोग को क्या होता है, हीट यहाँ पर से रिलीज होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि एडजॉर्प्शन एक क्या चीज है, हम लोग का एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसका भी डिफाइन कर लिए। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब फिर हम लोग का है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा था, सो देखिए, राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इन, इतना जो हम लोग को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो दिया हुआ है इसमें हम लोग को निकालना था कॉपर का मतलब कोई कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं, सो देखिए, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे लिगेंड कौन कौन है। तो लिगेंड का पहचान करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को लिगेंड क्या दिखा, यहाँ पे अमीन दिखा। क्योंकि लिगेंड हम लोग क्लोरीन को तो नहीं बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग को जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है वही हम लोग को क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। और लिगेंड का ही हम लोग क्या निकालते हैं, वहां पर सेंट्रल मेटल आइटम को कितना वो लोन पेयर दे रहा है या तो फिर कितना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हम लोग वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कहते हैं, तो उसी को निकालना है। अब यहाँ पर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग लिखते हैं, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं तो हम लोग लिखते हैं उसका क्या चीज, तो जो हम लोग को रहता है, जैसे मोनोडेंटेड है तो मोनोडेंटेड के लिए लिखते हैं मतलब 1 इंटू डेंटिसिटी। अगर बाइडेंटेड रहता है लिगेंड तो हम लोग क्या लिखते हैं, 2 इंटू डेंटिसिटी। अगर ट्राइडेंटेड रहता तो 3 इंटू डेंटिसिटी। अगर हेक्साडेंटेड रहता तो 6 इंटू डेंटिसिटी लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहचान किए क्या चीज था, अमीन। और अमीन कैसा लिगेंड है, तो हम लोग को मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो मोनोडेंटेड लिगेंड है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 1। और इंटू में यहाँ पे डेंटिसिटी होता है। डेंटिसिटी क्या होता है कि कितना वहां पे मॉलिक्यूल वहां पे प्रेजेंट है जो कि हम लोग को लोन पेयर या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर कितना है जी, 6 है। कितना है, अमीन के लिए तो हम लोग को 1 हो गया। हम लोग समझ गए कि अमीन जो कोऑर्डिनेट बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो कितना हम लोग को बनाता है, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो ऐसा जो अमीन है वो कितना नंबर में, हम लोग को 6 नंबर में है। तो 6 से मल्टीप्लाई भी होगा। जब एक अमीन हम लोग को 1 कोऑर्डिनेट बना रहा है तो 6 अमीन मिलकर कितना बनाएगा, तो 6 अमीन मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग देखें यहाँ पे कि टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चलते हम लोग यहाँ पे लिखे थे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से हम लोग इसका भी आंसर निकाल लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको और अच्छा तरीका से कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, आईयूपीएसी नेम लिखना, आईयूपीएसी नेम लिखा हुआ रहेगा तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, ये सारा चीज को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और आराम तरीका से सभी चीज को समझना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पे चैनल में ही
प्लेलिस्ट बना हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो आप वहां पे जाइए तो जो आपका 6-7 लेक्चर मिलेगा आप सभी को अगर देख लेते हैं तो आपका पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जितने भी चैप्टर मतलब उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा और सभी चीज आपको अच्छा तरीके से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आप जाकर वहां पे विजिट कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा था, तो राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। जो यहाँ पे गिवन कंपाउंड दिया हुआ है इसमें दिया गया है जो कंपाउंड हम लोग को उसको हम लोग का आईयूपीएसी नेम लिखना था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग को दो फंक्शनल ग्रुप दिखाई दिया था, एक तो हम लोग को अल्किन दिख रहा है और एक हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है। तो हम लोग प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसको देते हैं हम लोग, तो देते हैं हम लोग यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो उससे हम लोग नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा नंबरिंग जब किए तो कितना हो गया 5 कार्बन हम लोग को यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। क्या चीज लिखते हैं, पेंट। अब यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड बना रहा है, क्या चीज, डबल बॉन्ड बना रहा है इसी, और कितना पोजीशन में बना रहा है, तो 3 नंबर पोजीशन में आपका क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड। तो 3 का यहाँ पे 3 दिखा देंगे और कितना मतलब क्या वहां पे बना रहा है, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, इन लिखते हैं। क्या चीज, ENE यहाँ पे लिखेंगे। क्या चीज लिखेंगे, ENE। और फिर यहाँ पे देखिए लास्ट में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं हम लोग, ओइक एसिड लिखते हैं। तो यहाँ पे ओइक एसिड लिख दिया। यहाँ आप यहाँ पे वन लगा सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पूरी जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है उसका नंबरिंग ही तो पहले से कहीं से भी अगर रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड तो वहाँ पे नंबर 1 ही होगा। ठीक है, तो इसी चलते आप यहाँ पे 1 लिखे या फिर ना लिखे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिए कि जब भी हम लोग को यहाँ पे देखेंगे जी फंक्शनल जो हम लोग को ग्रुप था उसका जब नामकरण यहाँ पे देखे तो इसका जो फर्स्ट लेटर था क्या था, ओ से है, मतलब वोवेल से है। और वोवेल से और उससे पहले जो लेटर देख रहे हैं उसमें भी हम लोग को क्या दिखा, वोवेल्स दिखा। तो 2 वोवेल्स एक साथ हम लोग को नहीं रहता है, तो इसी चलते जो पहले वाला जो वोवेल रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पर ई था तो ई को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे जी, यहाँ से हम लोग रिमूव कर देंगे। तो हम लोग को जो फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा पेंट 3 इन ओइक एसिड। या आप 1 लगाए या ना लगाए कोई मतलब यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में जो यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ था उसका हम लोग आईयूपीएसी नेम यहाँ पर लिख लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सो देखिए राइट द नेम ऑफ द शुगर प्रेजेंट इन आरएनए। आपको बताया गया था, पहले भी बताया गया है डीएनए और आरएनए का जो डिफरेंस हम लोग पढ़ रहे थे उसमें भी बताया गया था कि जो आरएनए में जो प्रेजेंट होता है यहाँ पे शुगर, वो कौन सा शुगर होता है, राइबोज होता है। और अगर यही हम लोग को डीएनए का पूछता है तो उसमें क्या होता है जी, डीऑक्सी राइबोज होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज तो आसान है और ये चीज तो आपको याद होगा। ठीक है, चलिए और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया था, तो राइट द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होता है, तो टेफ्लॉन का हम लोग का मोनोमर जो होता है वो क्या होता है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन होता है। क्या होता है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, जिसका फॉर्मूला होता है CF2CF2। ठीक है, तो ये था हम लोग को इसका मोनोमर टेफ्लॉन का। ठीक है, तो ये भी आपको याद होगा। चलिए फिर हम लोग चले थे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था जहां पे हम लोग पूरा सॉल्यूशन कर लिए थे। तब मुझे नजर गया वहां पे कि मेरा तो रिकॉर्ड तो हो रहा है लेकिन वहां पे मेरा ऑडियो रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा था। तब फिर सुन कर देखे तो हाँ सही में मेरा रिकॉर्ड नहीं हो रहा था ऑडियो। तब फिर मुझे दोबारा अभी लेक्चर को शूट करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, रुकावट के लिए खेद था, लेकिन उम्मीद है कि सारा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं तो जितना मैं पहले समझाया उतना ही तो मैं अभी भी समझा रहा हूँ। बस एक था कि वहां पे मैं लिख लिख के बताया था, अभी मैं आपको डायरेक्ट समझाना पड़ रहा है क्योंकि फिर से मिटा कर फिर इस तरह कितना लिखे हम, इससे चलते आप भी समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा था, राइट आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ डिटोल। जो डिटोल का जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो कौन कौन सा है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका जो डिटोल का जो कंस्टिट्यूएंट होता है, मेन कंस्टिट्यूएंट वो क्या क्या होता है हम लोग को, तो टर्पिनियोल होता है। क्या होता है, टर्पिनियोल होता है। एंड क्या होता है हम लोग को, क्लोरोक्सैलिन, क्या होता है जी, क्लोरोक्सैलिनोल होता है। क्या होता है हम लोग को, क्लोरोक्सैलिनोल होता है। ठीक है, तो ये दो आपका क्या है, डिटोल का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है हम लोग को, मतलब मेन कंस्टिट्यूएंट्स होता है। ठीक है, चलिए तो इतना ही हम लोग डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 7 तक और हमारा फिर से लेक्चर को बनाना पड़ा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे पढ़ के देख रहे हैं, मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हम लोग को क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग को फैक्टर्स लिखना है, फैक्टर्स
जो कि हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम लोग को अफेक्ट करता है, वो कौन कौन सा फैक्टर्स है वो सभी को हम लोग यहाँ पे लिखना है। बात समझ में आया ना। यहाँ बोल रहा है हम लोग को जो केमिकल जो रिएक्शन होता है उसके जो रेट को जो अफेक्ट करता है, उसको अफेक्ट करने में कौन कौन सा फैक्टर्स होता है वो सभी चीज को यहाँ पे हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सभी को कि कौन कौन सा इसको रेट ऑफ रिएक्शन को जो हम लोग को अफेक्ट करता है वो कौन कौन सा करता है। देखिए यहाँ पे हम लोग 8 नंबर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर एज फॉलोज। जितने भी हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है वो कौन कौन सा फैक्टर्स होंगे वो हम लोग यहाँ पर सभी को बारीकी से एक्सप्लेन करते हुए चले जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट में जो अफेक्ट करता है वो क्या होता है, नेचर ऑफ अ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट्स के नेचर होता है वो हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन को भी प्रभावित करता है। वो कैसे, सो देखिए यहाँ पे नेचर और रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो जो हम लोग को रिएक्टेंट का जो नेचर और जो रिएक्टिविटी होता है वो हम लोग को क्या करता है, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो उसको क्या करता है वो प्रभाव डालता है उस पर, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को क्या होता है, जो हम लोग को उसमें अफेक्ट करता है वो होता है हम लोग को साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। जो हम लोग को रिएक्टेंट्स का जो साइज होता है वो भी हम लोग को यहाँ पे कुछ करता है। अब क्या करता है सो देखिए यहाँ पे, अ स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल्स हायर इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। बोल रहा है कि रिएक्टेंट का साइज जितना हम लोग को छोटा रहेगा, जितना हम लोग को छोटा रहेगा उतना ज्यादा हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को होगा। तो इसके अनुसार भी हम लोग को जो रेट ऑफ रिएक्शन में ये भी प्रभाव डाला साइज कि जितना हम लोग को रिएक्टेंट पार्टिकल का हम लोग को साइज छोटा रहेगा उतना ज्यादा हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन का हम लोग क्या होगा, ज्यादा प्रभावशील रहेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग को जो नेक्स्ट जो अफेक्ट करता है वो क्या करता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट्स का जो कंसंट्रेशन होता है वो भी हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है। वो किससे, सो देखिए यहाँ पे the rate of a chemical reaction increases with increase in the concentration of the reactants। हम लोग अगर यदि हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट होता है उसमें अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो हम लोग को साथ ही साथ हम लोग को जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा वो भी क्या होता है, हम लोग को इंक्रीज करता है। बात समझ में आया। जो हम लोग को केमिकल रिएक्शन का जो हम लोग को रिएक्टेंट जो दिया रहता है, रिएक्टेंट का अगर हम लोग कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो हम लोग को क्या होगा, जो हम लोग को क्या होगा, अगर कंसंट्रेशन को इंक्रीज किए तो हम लोग को रेट ऑफ जो केमिकल रिएक्शन होगा उस वो भी हम लोग को क्या होता है, साथ ही साथ इंक्रीज होता है। मतलब कि जो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म है वो हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। तो ये भी हम लोग को कंसंट्रेशन भी हम लोग को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हम लोग को टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होता है, देखिए हायर द टेम्परेचर फास्टर इज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग अगर हम लोग टेम्परेचर को फिर हाई करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो हम लोग को जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा वो भी हम लोग को क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग को क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, ठीक है। कि जितना हम लोग टेम्परेचर हाई करेंगे उतना जल्दी हम लोग को क्या होगा, रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जो अफेक्ट करता है वो क्या होता है, हम लोग को कैटालिस्ट। अगर कैटालिस्ट का देखो क्या यहाँ पे रहता है, सो प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अगर हम लोग उसमें कैटालिस्ट का रहता है, यूज किया हुआ रहता है, अगर हम लोग कोई भी रिएक्शन रहता है उसमें कैटालिस्ट का यूज किया करते हैं हम लोग, तो वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है कोई भी केमिकल का उसमें क्या करता है, वो बढ़ा देता है। तो ये भी हम लोग को कैटालिस्ट भी क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये था हम लोग को 5 फैक्टर्स जो हम लोग को क्या अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। तो चलिए आपको इसी तरह से लिखना है। बात समझ में आए, तो ज़्यादा लंबा भी नहीं है, आपको देखने में यहाँ पे सिर्फ लंबा लग रहा है, अगर आप नोट कीजिएगा अपना कॉपी में तो वो आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो यही आपका 5 फैक्टर्स था जो कि आपका केमिकल रिएक्शन का जो रेट रहता है उसमें आपको क्या करता है, अफेक्ट डालता है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, व्हाट आर इमल्सन्स। इमल्सन्स क्या होते हैं, आगे फिर बोल रहा है व्हाट आर देयर डिफरेंट टाइप्स। उसके जो डिफरेंट टाइप है वो कौन कौन से हैं और उन लोग को क्या करना है, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप। प्रत्येक जो टाइप होंगे इमल्सन का वो सभी को क्या करना है, हम लोग को एग्जांपल सहित तो वर्णन यहाँ पे करना है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे आंसर हम लोग देखते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इमल्सन होता क्या है, उसके बाद तो इसका टाइप का देखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल को देखा जाएगा। देखिए इमल्सन क्या होता है, तो इमल्सन इज अ टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इमल्सन जो होता है वो हम लोग को कोलाइडल सॉल्यूशन का ही एक टाइप होता है, ठीक है।
तो यही लिखा हुआ इमल्सन इज अ टाइप ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर लिक्विड इज कॉल्ड इमल्सन। बोल रहा है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन का है एक टाइप होता है इमल्सन, जिसका जो डिस्पर्स फेस होता है और डिस्पर्सन मीडियम होता है, दोनों का दोनों जो होता है वो कौन होता है, हम लोग को लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो दोनों डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम दोनों अगर लिक्विड होता है तो वैसे हम लोग को कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं। समझ में आया। और इसका एग्जांपल के तौर पर देखेंगे तो मिल्क हो गया, हेयर क्रीम हो गया, बटर हो गया और बहुत सारा चीज होता है। तो ये सारा एग्जांपल किसका आ जाता है, इमल्सन का ही होता है। अब इसका जो टाइप होता है इमल्सन का टाइप, तो इसका टाइप हम लोग को दो टाइप का होता है। एक होता है हम लोग को ऑयल इन वाटर इमल्सन और एक होता है वाटर इन ऑयल इमल्सन। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, एक बार ऑयल इधर आ जाता है, एक बार वाटर इधर आ जाता है, बस में इस तरह से होता है। तो ऑयल इन वाटर और एक बार वाटर इन ऑयल। तो इसका मतलब क्या है, सो देखिए यहाँ पे, एन इमल्सन इन विच डिस्पर्स फेस इज ऑयल एंड डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर इज कॉल्ड ऑयल इन वाटर इमल्सन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है वोट बटा डब्ल्यू, जिसमें जो हम लोग को डिस्पर्सन मीडियम रहेगा उसको हम लोग नीचे लिखते हैं और जो डिस्पर्स फेस रहता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। बात समझ में आए। तो ऑयल इन वाटर इमल्सन कुछ नहीं होता है, ये हम लोग को इमल्सन ही है, जिसमें डिस्पर्स फेस हम लोग को क्या हो जाता है, सिर्फ ऑयल हो जाता है, डिस्पर्सन मीडियम हम लोग को क्या आ जाता है, हम लोग को वाटर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग इमल्सन को क्या बोलते हैं, ऑयल इन वाटर इमल्सन बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जो हम लोग दूध देखते हैं, मिल्क जो देखते हैं, वो हम लोग किस टाइप का एग्जाम्पल है। हम लोग तो जान गए थे मिल्क जो है हम लोग को इमल्सन का टाइप है, लेकिन इमल्सन में भी दो टाइप होता है। तो कौन सा इमल्सन का आखिर ये एग्जाम्पल है, तो इसका एग्जाम्पल होता है हम लोग को ऑयल इन वाटर इमल्सन। अब इसमें जो होता है मिल्क में जो होता है, इसमें जो हम लोग को फैट होता है, क्या होता है, फैट। फैट को हम लोग ऑयल ही यहाँ पे मान के चलते हैं कि नहीं, ऑयल तो फैट जो हम लोग को है वो ऑयल तो ही है, ऑयल ही तो है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर जो फैट है वो हम लोग को ऑयल है, और उसको जो फैट होता है वो किसमें सोल्यूबल होता है, तो वो हम लोग को होता है यहाँ पे वाटर में होता है। किसमें रहता है, वाटर में। तो इसी चलते हम लोग देखते हैं ऑयल इन वाटर। तो ये जो मिल्क होता है, जो मिल्क होता है वो किसका टाइप का है यहाँ पे एग्जाम्पल, तो ऑयल इन वाटर इमल्सन का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक बार तो हम लोग को हो गया ऑयल इन वाटर, जो ऑयल हो गया डिस्पर्स फेस और वाटर हो गया डिस्पर्सन मीडियम। लेकिन अबर जो देखेंगे यहाँ पे, तो वाटर जो होगा वो डिस्पर्स फेस हो जाएगा और ऑयल जो होगा वो डिस्पर्सन मीडियम होगा। तो वही है यहाँ पे क्वेश्चन, वाटर इन ऑयल इमल्सन। तो यहाँ पे देखेंगे एन इमल्सन इन विच डिस्पर्स फेस इज वाटर एंड डिस्पर्सन मीडियम इज ऑयल इज कॉल्ड वाटर इन ऑयल इमल्सन। तो जिसमें डिस्पर्स फेस होता है हम लोग को वाटर और डिस्पर्सन मीडियम हो जाता है हम लोग को ऑयल, तो वैसे इमल्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर इन ऑयल इमल्सन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम लोग क्या ले लेंगे, तो उसका एग्जांपल हम लोग बटर में देख सकते हैं। क्या चीज में, बटर में। तो बटर जो एग्जांपल होता है किसका हो जाता है, वाटर इन ऑयल इमल्सन। तो यहाँ पे बटर में देखेंगे तो जो वाटर होता है वो हम लोग को डिस्पर्स फेस में होता है और ऑयल जो होता है वो हम लोग को डिस्पर्सन मीडियम में होता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डील कर लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। जितने भी यहाँ पे कंपाउंड दिया गया है सभी को हम लोग को क्या करना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी को लिखते हैं। तो हम लोग को जो फर्स्ट नंबर है वो हम लोग को ये कंपाउंड है, इसको हम लोग को क्या करना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को कॉम्प्लेक्स पार्ट में, कॉम्प्लेक्स पार्ट का लिखने का जो हम लोग को यहाँ पे जो हम लोग आईयूपीएसी नेम लिखते हैं उसका लिखने का तरीका हम लोग को क्या है, पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग सेंट्रल मेटल आइटम का नाम लिखते हैं और तब हम लोग क्या करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखते हैं। बात समझ में। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहता है उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे रोमन में। किस में लिखते हैं, रोमन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखें कि सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के पास दो लिगेंड है। क्या है, दो लिगेंड। और इन दोनों लिगेंड में से आखिर हम लोग को सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, तो उसी लिगेंड का सबसे पहले नाम लिखेंगे जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले होगा। तो यहाँ पे देख ले, इसका NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, अमीन। और अमीन को हम लोग किससे दिखाते हैं, ए से हम लोग यहाँ पे शुरू होता है। अब इसमें देखिए Cl को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोराइडो, जो कि कहाँ से शुरू होता है, क्लोराइडो। तो सी से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, सी से। अब ये ए से और ये हम लोग को सी से, तो कौन सबसे पहले आता है, ए आता है, मतलब अमीन को पहले नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अमीन। अमीन के हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सबस्क्रिप्ट भी दिखा, क्या चीज दिखा, सबस्क्रिप्ट। और सबस्क्रिप्ट में कितना है, 3 है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ट्राई लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी,
ट्राई। और NH3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अमीन। तो यहाँ पे अमीन का स्पेलिंग क्या होता है, डबल M आता है, ठीक है। बहुत कोई M सिर्फ लिख के छोड़ देते हैं, तो आप उतना लिखेंगे नहीं, ठीक, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राई अमीन हो गया। चलो ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा अगला हम लोग को लिगेंड है, तो Cl है। Cl को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोराइडो। और कितना क्लोराइडो, 3 है, सबस्क्रिप्ट में कितना है, 3। तो 3 के लिए फिर क्या लिखेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे हम लोग ट्राई लिखेंगे, ट्राई। और यहाँ पे क्लोराइडो है तो इसको क्या लिखेंगे, क्लोराइडो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिगेंड का नाम लिख लिए। अब किसको लिखेंगे हम लोग, सेंट्रल मेटल आइटम का। सेंट्रल मेटल आइटम यहाँ पे क्या है, Cr है। और Cr हम लोग को क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्रोमियम। अभी क्रोमियम जो है सेंट्रल मेटल आइटम हम लोग को कैटायनिक पार्ट में है कि अनायनिक पार्ट में, तो हम लोग देख रहे हैं ये कैटायनिक पार्ट में, तो इसी चलते इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, जैसा हम लोग पहले जानते थे उसी तरह। क्रोमियम है तो इसको क्रोमियम ही यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो बात समझ में आया ना। अगर अनायनिक पार्ट में रहता तो उसका नाम हम लोग क्रोमेट हो जाता है, उसका मॉडिफाइड नेम हो जाता है, ठीक है। अब चलिए सेंट्रल मेटल आइटम का भी नाम लिख लिए। अब क्या लिखना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर नहीं आ रहा है तो इसको निकालिए। क्रोमियम का निकालना है तो कितना मान लिए, X मान लिए। चलिए, प्लस NH3 के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो 0, 0 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। चलिए, प्लस Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो हम लोग को जानते हैं -1 चार्ज होता है। अब कितना है Cl, तो हम लोग को 3 है, तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। चलिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अगर हम लोग X बराबर निकालेंगे, क्या चीज, X बराबर, तो कैलकुलेट करके देखिए, तो उधर जाएगा माइनस, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इसका जो क्रोमियम के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले वो कितना आ गया, 3। तो वही 3 को यहाँ पे लिखना है, लेकिन यहाँ पे किस में लिखना है, हम लोग को रोमन में लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग को इसका IUPAC नेम, ठीक है। तो एक कैसे लिखना था वो भी आपको बताया गया है, ठीक है। चलिए, और अगर और अच्छा तरीका से अगर आपको खूब ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करना है तो मैं इसके लिए स्पेशल वहाँ पे वीडियो बनाया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाइए। 7-8 लेक्चर है, सभी में आपको बहुत सारा, बहुत डिटेल में आपको बताया गया, तो आपको समझ में आएगा कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, लिगेंड का नाम लिखे कैसे लिखते हैं, कौन कौन लिगेंड हम लोग को किस टाइप का लिगेंड है, बात समझ में सारा कुछ वहाँ पे समझना है अगर, तो आप जाइए वहाँ पे वीडियो देखिए, अच्छा तरीका से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। इसमें लिखेंगे कैटायनिक पार्ट आपका क्या है, ये है, और अनायनिक पार्ट क्या है आपका, ये है। तो कैटायनिक पार्ट का पहले नाम लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, पोटेशियम। अब हम लोग जानते हैं सिंपल आयन का हम लोग सबस्क्रिप्ट को लिखते नहीं है, तो यहाँ पे 2 को हम लोग बाय यहाँ पे लिखेंगे नहीं, डाई हम लोग लिखेंगे नहीं। सिर्फ यहाँ पे K है, तो K के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेशियम। क्या लिखेंगे, पोटेशियम। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिखेंगे क्या चीज, पोटेशियम, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल गैप देंगे, क्योंकि हम लोग कैटायनिक पार्ट को लिखे थे, अब अनायनिक पार्ट को लिखेंगे। फिर यहाँ पे अनायनिक पार्ट में देखें तो यहाँ पर देखें कि हम लोग को कॉम्प्लेक्स लिगेंड, मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट है, उसको लिखने का तरीका फिर पहले लिगेंड का नाम, उसके बाद सेंट्रल मेटल आइटम का नाम, तब फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे लिगेंड क्या दिखा हम लोग को, सिर्फ एक ही लिगेंड। अब यहाँ पे एक ही लिगेंड है, तो यहाँ पे कौन सा है, तो Cn, और Cn को हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पे, साइनाइडो। और इसको क्या चाहिए हम लोग को, सबस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या है हम लोग को, टेट्रा, क्योंकि 4 है तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, टेट्रा। Cn के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, साइनाइडो लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, साइनाइडो लिखते हैं। बहुत जगह हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग साइनो भी लिख देंगे, कोई दिक्कत हम लोग नहीं होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, साइनाइडो लिख रहे हैं, ठीक है। अब चलिए, लिगेंड का नाम लिख लिए। अब हम लोग को क्या लिखना है यहाँ पे, सेंट्रल मेटल आइटम का नाम। सेंट्रल मेटल आइटम आपका क्या है, Ni। अगर ये हम लोग को कॉम्प्लेक्स, ये जो हम लोग को सेंट्रल मेटल आइटम है, ये हम लोग को अगर रहता है हम लोग को कैटायनिक पार्ट में, तब हम लोग निकेल का निकेल ही लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये कहाँ है, हम लोग को अनायनिक पार्ट में है, तो अनायनिक पार्ट में रहता है, तो इसका निकेल का हम लोग को क्या हो जाता है, मॉडिफाइड नेम हो जाता है। तो हम लोग इसको अगर देखेंगे, निकेल का जो मॉडिफाइड नेम होता है, तो निकेल का क्या हो जाता है, निकलेट हो जाता है। क्या हो जाता है जी, निकलेट, ठीक है, NICKEL, तो निकेल होता था, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, ATE जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसका जो मॉडिफाइड नेम हो जाता है निकेल का, वो क्या हो जाता है, निकलेट। और इसको कब लिखते हैं, जब वो हम लोग को अनायनिक पार्ट में रहता है तब। अब इसका नाम लिख लिए। अब हम लोग को लिखना क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, चलिए, नहीं आता है तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या मानेंगे, पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो +1 चार्ज होता है। चलिए, गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना संख्या में, 2 गुना में है, मतलब 2 को है, तो यहाँ पे 2 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस। अब यहाँ देखिए, निकेल को निकालना था यहाँ पे, निकलेट का, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, X मान लेंगे, प्लस Cn के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1, तो -1, और कितना है Cn, तो 4 है, तो 4 से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है, 0, तो 0 के इक्वल हो जाएगा ये वाला। चलिए, अब यहाँ से X बराबर निकालेंगे, तो आप निकाल लीजिएगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ से -4 और यहाँ से +2, तो कितना हो जाएगा, -2, और इधर आकर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा निकलेट का, वो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या भर देंगे हम लोग, 2। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए, अब फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या चीज है। सो
अब देखिए इसमें इसमें हम लोग को सेंट्रल मेटल आइटम का निकालना है हम लोग को, मतलब कि इसको हम लोग नोमेनक्लेचर लिखेंगे पहले, बाद में तो हम लोग इसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल ही लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कटायनिक पार्ट का नामकरण करेंगे, ये हो गया कटायनिक पार्ट, ये हो गया हम लोग का अनायनिक पार्ट। तो इसमें लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिर लिगेंड का नाम। अब यहाँ पे देखिए इसका जो लेटर कौन सा लेटर से शुरू होगा, क्लोराइडो के लिए सी से, और यहाँ पे देखिए ई एन का मतलब क्या होता है, इथाइलिन डाई अमीन होता है। क्या होता है, इथाइलिन डाई अमीन। तो किससे स्टार्ट होगा, ई से। तो हम लोग ये भी समझ गए सबसे पहले कौन सा हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पर सी का लिखेंगे, मतलब क्लोराइडो से शुरू करेंगे। तो इसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग को, टू के लिए डाई हो जाएगा, और यहाँ पे सीएल है तो सीएल के लिए क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए इथाइलिन डायमीन को लिखेंगे तो हम लोग एक चीज सुने थे, हम लोग पढ़े थे वहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कि जब हम लोग जो भी हम लोग लिगेंड खुद में अगर डाई ट्राई टेट्रा ये सब अगर इंक्लूड रखता है, तो उसके जगह अगर हम लोग को सबस्क्रिप्ट को लिखना पड़ेगा, तो उसमें हम लोग बाई ट्राई ये सब हम लोग लिखते नहीं है। वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 20 ट्रीस ये सब हम लोग लिखते थे। तो यहाँ पर हम लोग को क्या है, तो इथाइलिन डायमीन, तो इथाइलिन डाई, वहाँ पे डाई यूज हो रहा है, इससे चलते यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट को डाई ना लिख करके यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, 20 लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे क्या चीज, यहाँ पे इथाइलिन डाई अमीन लिखेंगे। क्या चीज लिखेंगे, इथाइलिन डाई अमीन लिखेंगे, कोई दिक्कत, इथाइलिन डाई अमीन, अमीन, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, अच्छा अमीन में यहाँ पे डबल एम तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट अमीन तो थोड़ी ना लिख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे आदत हो गया ना उसमें, इसी चलते यहाँ डबल एम लिखा जाता है। ये क्या है, डाई अमीन, तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट नॉर्मली वाला अमीन होगा, ठीक है। ये हो गया इथाइलिन डाई अमीन। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग को डाई इंक्लूड था, इसी चलते इसके जगह हम लोग सबस्क्रिप्ट के रूप में यहाँ पे 20 का यूज किए, हम लोग को वहाँ पे रूल बताया गया था, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग लिगेंड का नामकरण पूरा लिख लिए। अब हम लोग को लिखना क्या है, सेंट्रल मेटल आइटम का। अब ये क्या है, पीटी, पीटी क्या हम लोग बोलते हैं इसको, प्लैटिनम। तो यहाँ पे प्लैटिनम को लिखेंगे, चलिए क्या लिखेंगे, प्लैटिनम, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आइटम का भी नाम लिख लिए। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर नहीं आता है तो निकालते हैं। तो पीटी का निकालना है तो उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। चलिए सीएल के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1, और -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अच्छा चलिए एक बार लिख देते हैं, -1 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इथाइलिन डायमीन, ये हम लोग को न्यूट्रल लिगेंड होता है। क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी तरह का चार्ज होता है क्या, नहीं होता है। प्लस अब ये देखिए NO3, NO3 के ऊपर कितना चार्ज होता है, सो जानिए। तो ये जो NO3 होता है, NO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो NO3 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। और नाइट्रेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे -1, तो -1 इंटू 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 इंटू 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, देख रहे हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसी चलते कितना समेशन हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। तो यहाँ पर देखें x हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट, अच्छा चलिए 0 ही लिख देते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर से आप x बराबर कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +4, ठीक है। तो इस तरह से आपका समझ में आ गया कि यहाँ पे जो प्लेटिनम के ऊपर चार्ज है वो कितना है, 4 है। तो 4 के यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, रोमन में 4 लिखेंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अनायनिक पार्ट का हम लोग यहाँ नामकरण लिखेंगे। तो NO3 को हम लोग जो नामकरण लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, तो नाइट्रेट लिखते हैं। क्या चीज लिखते हैं, जब नाइट्रेट लिखते हैं, तो नाइट्रेट को यहाँ पे नाइट्रेट ही रखने देंगे। नाइट्रेटो कब लिखते हैं, जब ये हम लोग को लिगेंड का नामकरण रहता है तब, लिगेंड में तो नहीं ना है, इसी चलते इसको क्या लिखेंगे हम लोग, नाइट्रेट लिखेंगे, ठीक है। तो ये था इस कंपाउंड का हम लोग का नोमेनक्लेचर। तो इस तरह से आपको भी बनाना हो। अगर आपको और डिटेल में अगर समझना है तो आप हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पर जाइए, तो आप उसमें पूरा अच्छा तरीका से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इन इथेनॉल, क्या चीज है, इथेनॉल इनटू फॉलोइंग कंपाउंड्स। हम लोग नीचे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन, किसमें किसमें चेंज करना है। तो इथेनॉल से हम लोग को चेंज करना है, फर्स्ट में ब्यूटेन, ब्यूटेन 1,3 डायोल में कन्वर्ट करना है। फिर सेकंड में ब्यूट टू इनल में हम लोग को करना है। फिर थर्ड में क्या है, ब्यूट टू इनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो तीनों को हम लोग यहाँ पे रिएक्शन को कन्वर्जन में हम लोग बदलते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको हम लोग जो इथेनॉल से हम लोग को ब्यूटेन 1,3 डायोल में लाना है। तो सबसे पहले ये दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेते हैं, ताकि हम लोग को और अच्छा तरीका से समझ में आ सकेगा कि आखिर हम लोग क्या करेंगे और क्या हम लोग को लाना है। तो इथेनॉल का अगर स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा, तो CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से क्या हो जाएगा H, ये हो गया हम लोग को इथेनॉल, ठीक है। यहाँ से हम लोग को लाना है क्या चीज, तो हम लोग को लाना है ब्यूटेन 1,3 डायोल है। तो इसका मतलब ब्यूटेन का मतलब क्या समझ गए, 4 गो कार्बन होगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग,
4 कार्बन यहाँ पर हम लोग बना लिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ हम लोग को 1 और 3 पे हम लोग को डायोल है, ओल मतलब क्या हो जाएगा, एल्कोहल वाला हम लोग को मतलब OH को वहाँ पे डालना है। तो 1 3 मान कर चलिए इसको 1 मानेंगे तो यहाँ पर आपको क्या डालना पड़ेगा OH, और 3 में तो 1 2 3 तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका OH हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप अरेंज कर लीजिए आराम से। तो यहाँ कितना बॉन्ड बना दिया, 2 बॉन्ड बना दिया, तो इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बना हुआ तो यहाँ पर एक H इधर हो जाएगा, H ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर 3 बॉन्ड तो ऊपर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। इसके पास 1 बॉन्ड बनाया तो मतलब 3 बॉन्ड इधर हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ। तो आपको इससे ये प्राप्त करना है। अब कैसे यहाँ से यहाँ प्राप्त करेंगे सो समझिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपका कौन सा स्टेप उठाना है सो देखिए। चलिए हम यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ से हम लोग ये वाला अलग से काम किए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से जो हम लोग इथेनल था, इथेनल में अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे एक काम करेंगे, जो आपको आप यहाँ पर जानते हैं कि क्या करना है सो, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन होता था उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग करेंगे इसमें क्या करेंगे, डाइल्यूट NaOH का रिएक्शन कराएंगे। क्या चीज, डाइल्यूट NaOH का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग को बनेगा वो क्या बनेगा सो देखिए। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे बन जाता है CH3, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा OH, और यहाँ हो जाएगा CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH वो हो जाएगा, जो कि एल्डिहाइड था तो एल्डिहाइड ही यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को बन जाता था यहाँ पे अल्डोल, ये हो जाता था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड है यहाँ पे, और एल्डिहाइड में हम लोग को क्या करना है, OH को मतलब कि यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग को एल्कोहल में बदलना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन किसके मदद से करेंगे, तो हम लोग जान रहे हैं इसमें क्या करेंगे, हम लोग को होता है NaBH4, इससे अगर हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन कर देते हैं, क्या कर देंगे, रिडक्शन करेंगे। तो ये हम लोग को क्या करेगा, तो हम लोग को जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को हम लोग को क्या कर देगा, एल्कोहल में परिवर्तन कर देगा। तो हम लोग को बस 2 स्टेप था ये चीज। सबसे पहले यहाँ पे क्या किए, तो यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन को यहाँ पे यूज किए। क्या चीज, अल्डोल कंडेंसेशन का, ठीक है। तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का यहाँ लोग के क्या किए, तो यूज किए कंडेंसेशन, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे प्रयोग किए, तो यहाँ से इस तरह से हम लोग क्या किए, प्राप्त कर लिए ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अल्डोल बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं जी, अल्डोल, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे रिएक्शन को चलना है, ठीक है। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सो, हम लोग को है इथेनॉल से हम लोग को ब्यूट टू इनॉल के हम लोग को यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे सो देखिए। सबसे पहले फिर हम लोग उसी तरह से इसको भी रिएक्शन करेंगे। कैसे करेंगे, तो फिर इसको हम लोग अगर डाइल्यूट NaOH के साथ कर देते हैं, किसके साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ अगर इसको रिएक्शन करवाते हैं, तो हम लोग को जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा फिलहाल, वो हम लोग को क्या मिलेगा, तो CH3CH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो आप बोल देंगे कि यहाँ पे OH बनेगा। फिर आप बोलेंगे कि यहाँ पे क्या बनेगा, तो CH2, और यहाँ पे क्या बनेगा, तो जो एल्डिहाइड है सो एल्डिहाइड आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलिए, और अगर इसका नामकरण अगर आप करना चाहें, क्या क्या हो जाएगा इसका, तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी हो जाएगा, हाइड्रोक्सी, और क्या हो जाएगा आपका, तो ब्यूटेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ब्यूटेनल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत, जिसको आप अल्डोल भी यहाँ पे बोलेंगे। चलिए, अब इसके बाद ये वाला प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, अगर यदि आप यहाँ पे हीट कर देते हैं, क्या चीज, यहाँ पे हीट कर देते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, तो H2O यहाँ पे क्या होता है, रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और डायरेक्ट आपका ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। कुल मिला के सारा कुछ हम लोग को अल्डोल कंडेंसेशन ये सब जो जितना भी हम लोग कर रहे थे, सारा वही प्रक्रिया यहाँ पे लागू हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग को, नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनॉल से हम लोग को लाना है ब्यूट टू इनोइक एसिड। अब इसको कैसे लाएंगे सो देखिए। सबसे पहले फिर इसको वही प्रक्रिया जैसे हम लोग दोनों ऊपर किए उसी तरह से इसको भी काम करेंगे, बस उससे एक स्टेप ये ज्यादा होगा। बात समझ में आया, क्योंकि इसमें इनोइक एसिड मतलब ओइक एसिड में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को करना है, कार्बोक्सिलिक में बदलना पड़ेगा, इसी चलते। अब इसको क्या करेंगे, फिर उसी तरह से डाइल्यूट NaOH के साथ हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो ये फिर हम लोग को बस वही मिलेगा, क्या मिलेगा, अल्डोल वाला मिलेगा। क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका OH हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH2 हो जाएगा। आप बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे CH वो यहाँ पे हो जाएगा, जो कि एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड ही रह जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर फिर एक स्टेप नीचे चल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप हीट करेंगे, क्या चीज, हीट करेंगे, तो अभी जो ऊपर प्रोडक्ट बनाए थे वही तो प्रोडक्ट यहाँ पर भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH होगा, यहाँ पे OH क्या हो जाएगा, हट करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा CH वो हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड। और यहाँ पे देखिए जो हम लोग को प्रोडक्ट है वो हम लोग को क्या लाना है, हम लोग को जो प्रोडक्ट लाना है, देखिए यहाँ पे
हम लोग को जो प्रोडक्ट लाना है यहाँ तक हम लोग को आ चुका है, बस यहाँ पे हम लोग को क्या है, एल्डिहाइड वहाँ पे नीचे है और हम लोग को लाना क्या है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लाना है। अब उसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, सो देखिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग यहाँ तक एक स्टेप में पहुंच सकते हैं। वो कैसे पहुंचेंगे, सो देखिए, वहां तक हम लोग पहुंचने के लिए हम लोग यहाँ पर जो कंपाउंड का यूज करेंगे वो हम लोग ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। आप लोग तो बहुत बार इसको यूज कर चुके हैं होंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, AgNH3 का यहाँ पे होल 2 करेंगे, ठीक है। और ये कैसा रहता है, हम लोग को पॉजिटिव चार्ज हो जाता है क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन वाला हम लोग को बना रहा है। चलिए, और ऊपर इधर क्या रहता है, OH माइनस होता है, ठीक है। ये हम लोग को क्या होता है, तो आप इसको पढ़े होंगे कहाँ, टॉलेंस रिएजेंट, जहाँ आप पढ़ रहे होंगे वहां पे क्या हम लोग पढ़े थे ये वाला रिएक्शन, तो ये हम लोग पढ़े थे टॉलेंस रिएजेंट में। कहाँ पढ़े थे, टॉलेंस रिएजेंट में, ठीक है। आपको याद आ गया होगा कि हम लोग इसको ये पढ़े हैं, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट में। तो इसको डायरेक्ट जहां पे करेंगे तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड वाला जो था, एल्डिहाइड हम लोग को कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग था कन्वर्जन, जो कि हम लोग सारा कन्वर्जन को आसानी तरीके से देखे। ऊपर जो दो था, दोनों का दोनों सेम ही था, बस यहाँ पे थर्ड वाला थोड़ा सा क्या था, एक स्टेप ज्यादा करना था। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, सभी चीज को यहाँ पे प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो जिस हिसाब से आपका 11 नंबर क्वेश्चन में जितना भी कन्वर्जन था उतना भी टफ नहीं देगा जैकबोर्ड, लेकिन वैसा अगर दे देता है तो आपको सब याद रखना पड़ेगा। जितने भी नेमिंग रिएक्शन है उसे अगर आप याद रखते हैं तो अच्छा से आप सारा कन्वर्जन को बना पाते हैं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, उतना भी हार्ड नहीं देगा। जिस हिसाब से पिछले जो सेट में आप देखे थे उसी तरह का आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्या चीज बोल रहा है 12 नंबर, तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स, दोनों में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए एक एक करके सभी को हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है और ग्लोबुलर प्रोटीन होता क्या है। तो देखिए फाइब्रस में देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में कि द पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। ये हम लोग को क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होता है जो कि रन करता है पैरेलल, एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल या रहता है, ठीक है। और ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये क्या होता है, सो देखिए, द पॉलीपेप्टाइड चेन कोइल्स टू फॉर्म स्फेरिकल शेप। तो इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है, क्या चीज जुड़ा हुआ रहता है, बात समझ में आया, एक दूसरे से कुंडलित होता है, ठीक है। तो ये हम लोग को कैसा रहता है, स्फेरिकल में होता है और ये हम लोग को पैरेलल एक दूसरे का रहता है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट को यहाँ पे टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड। जो दोनों जो एक दूसरे से कैसा रहता है, हम लोग को इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ रहता है और डाइसल्फाइड से जुड़ा हुआ रहता है। और जो यहाँ पे हम लोग ग्लोबुलर को देखते हैं वो क्या होता है, स्टेबिलाइज बाय इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ रहता है और ये जो रहता है वो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में, तो यहाँ पे देख रहे हैं तीसरा नंबर में क्या है, तो ये जो फाइब्रस है, फाइब्रस प्रोटीन, ये हम लोग को इनसोल्यूबल होता है वाटर में, लेकिन इसको जब देखते हैं ग्लोबुलर को तो ये सोल्यूबल होता है वाटर में। फिर ये क्या होता है, ये हम लोग को रिजिड एंड इलास्टिक होता है और ये क्या होता है, हम लोग को कोलाइडल इन नेचर होता है। फिर ये क्या होता है, डू नॉट अंडरगो डीनेचुरेशन, ये हम लोग को डीनेचुरेशन में नहीं पार्टिसिपेट करता है, नहीं जाता है। और ये क्या होता है, अंडरगो डीनेचुरेशन, ये डीनेचुरेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए फाइब्रस का जो प्रोटीन है उसके जो हम लोग को एग्जांपल है वो है केराटिन, और केराटिन के अंदर जो आता है वो क्या क्या है, तो हेयर है, नेल्स है, इटीसी। फिर जो म्योसिन है, क्या चाहिए, म्योसिन, उसमें क्या आता है, मसल्स आता है, क्या चीज में, मसल्स में जो होता है ये वो क्या होता है, म्योसिन के अंदर होता है, ठीक है। चलिए फिर इसमें जो देख रहे हैं ग्लोबुलर में, तो इसका जो एग्जांपल है उसमें क्या क्या है, तो ग्लोबुलिन है, फिर क्या है, इंसुलिन है, फिर एल्बुमिन है, फिर म्योग्लोबिन है, और इस तरह का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। तो ये जो आपका डिफरेंसेस था वो किसके किसके बीच का था, तो ये था हम लोग को फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन का। तो इसको क्या है कि उतना अच्छा तरीका से यहाँ पे समझाया नहीं जा सकता है क्योंकि इसके लिए स्ट्रक्चर को समझाना पड़ता, लेकिन आपको यहाँ पे क्या है, डिफरेंस को यहाँ पे दिया गया था, तो आप इन सभी डिफरेंसेस को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पर देख। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, व्हाट आर द मोनोमर्स ऑफ डायक्रोन। डायक्रोन का मोनोमर्स कौन कौन सा है उसको हम लोग लिखते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो डायक्रोन का जो मोनोमर होता है वो क्या क्या होता है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है और क्या होता है,
टेरेफेथैलिक एसिड होता है। ठीक है, तो इसका देखिए हम लोग को वहाँ पे 3 मार्क्स का दिया हुआ था, जो कि हम लोगों को वहाँ पे देना नहीं चाहिए था, क्योंकि वहाँ सिर्फ क्या बोला है, तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे बोला है कि डायक्रोन का जो मोनोमर है वो क्या क्या है। तो उतना ही में अगर आप लिख देते हैं तो इतना में 3 नंबर का लायक है क्या जी? नहीं ना है, ये तो हम लोग को 1 नंबर का मार्क्स के लिए है। लेकिन वहाँ पे अगर 3 नंबर का दे ही दिया है तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे, हम लोग जो डायक्रोन का जो प्राप्त करते हैं ना मोनोमर से, उस सारा चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन को लिख देंगे, ताकि हम लोग को 3 मार्क्स आ सके अच्छा तरीका से। हो सकता है वो वहां बोला नहीं है, लेकिन वो जानना चाहता है कि आप कितना हद तक आप वहां पे लिख पाएंगे, सो है कि नहीं? क्योंकि देखिए अगर 1 नंबर में रहता तो आप सिर्फ और सिर्फ इसका मोनोमर का नाम लिख करके छोड़ देते, लेकिन वहां पे पूछा कहाँ गया है, सेक्शन बी में पूछा है, मतलब कि वहां आपको 3 नंबर का है, तो 3 नंबर का है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो आपको तो मोनोमर तो यहाँ पे लिख लिए, अब बताना है कि ये दोनों मोनोमर से आपको डायक्रोन वहां पे प्राप्त होता है। तो आप क्या कीजिएगा, जो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, जिसको हम लोग अगर आईयूपीएसी के रूप में देखेंगे तो वो होता है इथेन 1,2 डायोल होता है। तो इसको अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, टेरेफेथैलिक एसिड के साथ। ठीक है, तो इसके साथ जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो रिएक्शन करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, टेरिलिन हम लोग को बनता है। क्या चीज बनता है, टेरिलिन हम लोग को बनता है। ठीक है, तो यही हम लोग को ये जो टेरिलिन है, इसी को हम लोग को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग डायक्रोन बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, डायक्रोन। ठीक है, तो ये हम लोग को जो प्राप्त होता है, बस इसको हम लोग बता देना था कि इस तरह से रिएक्शन होता है, मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो आपका क्या बन जाता है, तो आपका प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग को डायक्रोन प्राप्त हो जाता है। तो आप इतना सारा कुछ लिखने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको क्या मिलेगा, 3 मार्क्स पूरा पूरी मिल पाएगा। ठीक है, तो जितना है आपको जो नाम है बस उसका सिर्फ स्ट्रक्चर को छाप देना है, बस रिएक्शन को दिखा देना है कि हाँ ये दोनों मोनोमर है, और मोनोमर को यूज करने के बाद जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो ऐसे बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट आर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, गिव टू एग्जाम्पल। तो ये हम लोग को आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स का नाम यहाँ पे हम लोग को मतलब क्या है सो हम लोग को बताना था, और उसका 2 एग्जाम्पल हम लोग को देना था। तो आपको जैसे कि पता होगा कि जैसे हम लोग इसका पीछे वाला जो सेट था, सेट नंबर 4, उसमें हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन वहां पर भी हम लोग को 14 नंबर में दिखाई दिया था। तो वहां पर भी हम लोग क्या, सॉरी वहां पे हम लोग को कहाँ दिखाई दिया था, 19 नंबर क्वेश्चन में दिखाई दिया था। तो वहां पर हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं, तो बार बार यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा सेट 4 में जो क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का सी, वो आपका क्या था, तो ये सेम क्वेश्चन यही था। ठीक है, वहां पर सिर्फ पूछा था आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के बारे में वहां पे डिस्कस करना था, लेकिन वहां पे हम लोग एग्जांपल भी दिए थे, तो सेम क्वेश्चन बन गया। तो आप वहां पर जाके वही चीज यहाँ पर भी लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन सी में। ठीक है, चलिए सेक्शन सी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 15 नंबर, वो बोल रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना। हम लोग को क्या दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट का मतलब हो गया कि हम लोग को के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, के बराबर दिया है कितना, तो 60 पर सेकेंड के दिया है, कितना दिया है, 60 पर सेकेंड हम लोग को दिया है। ठीक है, चलिए हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स इतना वैल्यू। हम लोग को बोल रहा है कि जो हम लोग को कितना समय लगेगा, क्या चीज, हम लोग को कितना समय लगेगा कि जब हम लोग जो इनिशियल कंसंट्रेशन रहेगा, जो हम लोग को इनिशियल जो कंसंट्रेशन रहेगा वो रिड्यूस होके जो रिएक्टेंट जो बचेगा वो कितना बचेगा, इतना वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग को मान के चलिए जो आपका 100% रहेगा, क्या चीज, मान के चलिए आपका, छोड़िए इस तरह से मत समझिए, आपका जो मान के चलिए आपका ए था, क्या चीज था, ए नोट था आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इतना में से आपका कितना वैल्यू बचेगा, तो आपका ए नोट का कितना वैल्यू बच जाएगा, 60th पार्ट आपको इतना आपका क्या बच रहा है, रिएक्टेंट बच रहा है। तो इतना से इतना कन्वर्ट होने में जो समय लगेगा वो समय कितना लग रहा है, उसी को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो इसको आराम से हम लोग निकाल लेते हैं, बस एक ही फॉर्मूला का यूज करेंगे और उससे हम लोग को आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम लोग को गिवन क्या क्या था उसको पहले हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो गिवन में हम लोग को सबसे पहले तो के का वैल्यू दिया था, रेट कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग को दिया था, कितना दिया था रेट कांस्टेंट का वैल्यू, तो हम लोग ऊपर देखे थे कितना हो गया था, तो हम लोग को 60 दिया था, कितना दिया था, 60 पर सेकेंड हम लोग को दिया हुआ था के का वैल्यू। ठीक है, और हम लोग को क्या करना है, टी बराबर वाट हम लोग को मतलब इसको हम लोग को निकालना है। और हम लोग को बोल रहा था कि मान के चलिए ए रिएक्टेंट से हम लोग को क्या बन रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, क्या चीज बन रहा है, ए से हम लोग को प्रोडक्ट बन रहा है। और इसमें जो इनिशियल कंसंट्रेशन था, क्या चीज, इनिशियल कंसंट्रेशन था, इनिशियल कंसंट्रेशन,
ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन था वो हम लोग को क्या था, मान के चलिए इसमें सी नोट ले ले कि ए नोट ले ले, तो आप जैसा बोलिएगा। चलिए हम यहाँ पे ए नोट ले लेते हैं, बहुत कोई ए नोट पढ़ता है, कोई सी नोट भी यहाँ पे दर्शाता है। तो हम लोग को इतना था, अब इतना से हम लोग को क्या हो रहा है, तो कन्वर्ट हो रहा है, कितना बच रहा है हम लोग को, तो इसका हम लोग को कितना पार्ट बच रहा था, 1/16 था ना, उतना ही ना था, 1/16 था। देखते हैं, अच्छा हाँ 1/16 था, उतना वैल्यू हम लोग को क्या होता है, बचता है। तो यहाँ पर कि इसका वैल्यू कितना बच रहा है, तो ए नोट का हम लोग को कितना हो जा रहा है, तो 16, 1/16 भाग हम लोग को क्या बच रहा है, इतना हम लोग को बच रहा है। ठीक है, तो इतना से इतना कन्वर्ट होने में कितना हम लोग को टाइम लग रहा है, उसको हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल रहा था, क्या है देखिए यहाँ पे हम लोग को कौन सा ऑर्डर बोल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को कौन सा बोल रहा था, देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल रहा है कि नहीं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वहां पे हम लोग को बोला है। तो उसके लिए जो हम लोग को फॉर्मूला लगाते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो हम लोग क्या लगाते हैं, तो हम लोग लगाते हैं T इज इक्वल टू, क्या लगाते हैं, 1/k, और यहाँ पर क्या रहता है ln, और यहाँ पे हो जाता है हम लोग को ए नोट हो जाता है, और यहाँ पर ए हो जाता है, क्या हो जाता है ए। और ये जो ए होता है ये हम लोग को क्या बताता है, फाइनल जो हम लोग को बचा हुआ रहता है, जितना समय के लिए बात किया जाता है उतना समय में जितना आपका यहाँ पे रिएक्टेंट बच जाता है उसका वैल्यू यहाँ पे होता है। इसका कहने का मतलब है कि ए जो वैल्यू हम लोग को होगा वो ए के बराबर होगा, और ये नोट तो आपका ये 100% वाला जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो हम लोग को ये हो गया। ठीक है, और ये हम लोग को फाइनल वाला हो गया, जितना समय में इसको हम लोग को मतलब कि कन्वर्ट होने में जितना हम लोग को रिएक्टेंट बच गया है। सो तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे एक की जगह में, ए नोट की जगह में जो इनिशियल कंसंट्रेशन रहेगा उसको बिठाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग वैल्यू इस तरह से नहीं बिठाएंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सो यहाँ पे समझते हैं। चलिए आप दोनों तरीके से कर ही सकते हैं। अभी हम आपको क्या बताने जा रहे थे, जो इनिशियल कंसंट्रेशन था इसमें 100% लेने जा रहे थे और उसमें यूज करने जा रहे थे। हालांकि आप इसको भी बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए इनिशियल कंसंट्रेशन को यही रहने दीजिए, और जो ए बराबर होता है, जो कुछ समय बाद जो आपका रिएक्टेंट बच रहा है वो इतना है। चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे आराम से, वो भी हम लोग को बन जाएगा। देखिए यहाँ पे टी तो हम लोग को निकालना है, यहाँ तक कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए के का वैल्यू हम लोग बाद में बिठाएंगे, क्या करेंगे, बाद में हम लोग इसको बिठाएंगे। चलिए अब यहाँ पे क्या है, हम लोग को एल एन है, क्या चीज है, एल एन, और ए नोट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन को भी हम लोग यहाँ पे क्या माने हैं, ए नोट ही माने हैं, क्या चीज, ए नोट ही माने हैं यहाँ पे। चलिए ए के बराबर हम लोग क्या माने हैं, तो इसी का पार्ट हम लोग को क्या हो रहा था, तो ए बाई मतलब ए नोट बाई कितना हो जाएगा, 16 यहाँ पे हो रहा है कि इतना कंसंट्रेशन हम लोग को बच रहा है, ये हो गया। चलिए इसको फर्दर रिएक्शन हम लोग मतलब इसको जो हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो क्या बचेगा, देखिए 1/k हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल एन हो जाएगा, ये 16 ऊपर चल जाएगा, तो आपका देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो ए नोट हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा, ए नोट हो जाएगा, और ये जो नीचे 16 था वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 16। इस तरह से यहाँ तक किसी तरह का किसी को कोई दिक्कत हुआ है तो बताइए, नहीं हुआ। चलिए नॉर्मल था, इसको क्या किए, यहाँ पे बटा वाला क्या किए हम लोग ऊपर ले गए, उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ए नोट से ए नोट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। चलिए हम लोग को क्या बचेगा, सो देखिए यहाँ पे टी बराबर क्या बचेगा, 1/k, यहाँ से एल एन बचेगा, और ये 16 को हम लोग लिख सकते हैं का इस तरह से, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग फिर उस तरह से पढ़े थे कि जब भी हम लोग पढ़ते हैं कि अगर एल एन है और यहाँ पे अगर मान के चलिए एक्स है और एक्स के पावर ए है, तो इसके बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, पावर वाला बाहर लिखा जाता है, और उसके बाद जो बेस है तो बेस यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो इस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए 2 के पावर कितना है, 4, तो उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। इसका मतलब है ये क्या हो गया, टी बराबर कितना हो जाएगा, 1/k हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए एल एन 2 था और उसके पावर में 4 था, तो 4 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एल एन, और यहाँ सिर्फ कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। चलिए और इसको जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सो समझिए यहाँ से कितना हो गया, टी हो गया, कितना हो गया, टी। अब यहाँ पे कितना हो गया, 4। अब यहाँ से क्या बिठाइए, के का मान यहाँ पे बिठा दीजिए, के का मान कितना दिया हुआ था, 60 सेकेंड यहाँ पे पर सेकेंड दिया हुआ था, तो इतना हो गया। चलिए इनटू log 2, मतलब इसको log में अगर कन्वर्ट करने के बाद भी अगर करते हैं तो उस तरह से कीजिए, और नहीं तो आपको पता होगा कि ln2 का वैल्यू कितना होता है, तो इसका होता है 0 पॉइंट कितना होता है, 0.693 होता है, कितना होता है 0.693 ln2 का। अगर इसको चाहे तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ln2 को कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले आप क्या कीजिएगा, तो इसको log में बदलिएगा, तो log में बदलने के लिए क्या करते हैं, 2.303 से आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है कि नहीं, इतना, और फिर यहाँ से क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है log में, और log 2 का वैल्यू। अब यहाँ से अगर log 2 का वैल्यू बिठाइएगा और इतना से गुना कीजिएगा तो आपका टोटल कितना बन जाता है, तो ये बन जाता है 0.693 हो जाता है इतना। ठीक है, तो इसी चलते हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू हम लोग जानते हैं कि ln2 का वैल्यू कितना होता है, 0.693, और नहीं तो आप इस तरह से कन्वर्ट करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, चलिए करते हैं।
ये कितना में कटेगा, तो इसको काटिए, कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग हो जाता है 15 चौके 60, अगर 15 से यहाँ पे काटेंगे तो ये कट जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड होने के बाद जो आंसर हो जाएगा वही इस यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखिए, तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा ना, तो डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा, आंसर आपको इस तरह से दिखेगा 0.0462 इस तरह से हम लोग को दिखेगा। तो इतना कितना हो गया, इतना हम लोग को सेकेंड आंसर हो गया। ठीक है, तो इतना सेकेंड हम लोग को लगेगा जब इनिशियल कंसंट्रेशन का हम लोग को 1/6 मतलब कितना था 16th पार्ट अगर हम लोग को कंसंट्रेशन बचता है तो उसके लिए जो टाइम बचेगा वो उतना बचेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे निकाले, सबसे पहले जो वैल्यू दिया हुआ था उसको हम लोग यहाँ पे प्राप्त किए थे। अब उसमें जो निकालना था उसमें हम लोग क्या किए, तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन था, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हम लोग को टाइम बराबर जो हम लोग को फॉर्मूला होता है वो हम लोग को ये होता है। तो ये था आपका मेन फॉर्मूला। बाकी आप क्या किए, यहाँ पे वैल्यू को पुट करते चले गए तो आपको क्या हो गया, पूरा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो फाइनल आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग को इसी तरह से सॉल्व करना था। मेन चीज क्या था आपका, मेन चीज आपको ये चीज समझना था कि हम लोग को इनिशियल कंसंट्रेशन इतना दिया था और हम लोग को कुछ समय बाद जो हम लोग को कितना समय लगेगा, जब इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना पार्ट हम लोग को बचेगा, तो इतना पार्ट आपका रिएक्टेंट बच जाता है। तो इतना से इतना कन्वर्ट होने में कितना समय लगा, तो वही समय को निकालने का फॉर्मूला इस तरह से था और उसको हम लोग उस तरह से निकाल पाए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग यहाँ पे डील कैसे करेंगे, सो देखिए। तो ये क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। जितने भी यहाँ पे कंपाउंड दिया गया है सभी को हम लोग को क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो चलिए एक एक करके सभी को बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, F6 था, इसको हम लोग रफ में पहले बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो हम लोग को ज्योमेट्री के अनुसार जो इसका फिगर बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग को जेनॉन है, जेनॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम लोग जानते हैं उसके ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन होता है। आपके पास कितना फ्लोरीन है, 6 है, तो 6 के साथ आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरीन आपका बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो 6 से हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरीन से बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, तो 6 फ्लोरीन था, 6 भी हम लोग क्या किया यहाँ पे, तो 6 इलेक्ट्रॉन के साथ सिंगल मतलब कि सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बना लिया। आपके पास यहाँ पे जिनोन के पास कितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचा, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा जो कि 1 लोन पेयर के बराबर होता है। इसका अगर हम लोग स्टेरिक नंबर निकालते हैं, क्या चीज, स्टेरिक नंबर, तो हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो 6 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और 1 लोन पेयर, तो टोटल कितना हो गया, 7। तो 7 इसका स्टेरिक नंबर हो गया। और स्टेरिक नंबर जब 7 होता है तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, सो देखिए वो हो जाता है sp3, तो ये 4 हो गया और अभी 3 चाहिए तो ये क्या हो जाता है, D3 हो जाता है। तो sp3 और D3, तो इसका जो ज्योमेट्री होता है, क्या चीज, ज्योमेट्री, वो ज्योमेट्री कैसा होता है, तो इसका जो ज्योमेट्री होता है वो ज्योमेट्री आपका क्या हो जाता है, तो हम लोग को हो जाता है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। क्या होता है, डिस्टोर्टेड, तो यहाँ पे लिख देते हैं आपको क्या हो जाता है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करता है, सो देखिए ऑक्टाहेड्रल, और सॉरी हेड्रल तो हम लोग लिखाए नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, हेड्रल। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सो देखिए आप इसमें फ्रीडम होकर अगर आप बनाना चाहते हैं तो किसी तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको बनाना क्या है, सो देखिए यहाँ पे हम लोग को जो बनाता है स्ट्रक्चर, ये हम लोग को क्या बन गया, तो ये हम लोग आप जान रहे हैं कि ये हम लोग को ऑक्टाहेड्रल बन गया। क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। और ये हम लोग को क्या चीज नाम में थोड़ा सा चेंज हो गया, ये हो गया हम लोग को डिस्टोर्टेड। क्या हो गया, डिस्टोर्टेड। तो इसमें हम लोग को एक इधर कहीं भी खींच सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए आपको इधर खींच दिए, ठीक है, तो ये हो गया हम लोग को डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो गया। ठीक है, तो यही ऐसा ही हम लोग को स्ट्रक्चर इसमें बनेगा। अब बाकी यहाँ पे हो गया कि हम लोग आखिर लोन पेयर को दिखाएंगे कैसे। हम लोग के पास तो 6 हम लोग को फ्लोरीन है, तो यहाँ पे हम लोग को 7 बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं। अब 7 में से 6 को दिखाना है और एक आखिर लोन पेयर है, तो एक जगह हम लोग लोन पेयर दिखाएंगे, तो किस में दिखाएंगे, तो आप कोशिश कीजिएगा कि लोन पेयर जो आप दिखाएंगे वो इसमें दिखा देंगे। किस में दिखा देंगे, इसमें दिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जेनोन हो जाएगा। चलिए अब ऊपर है तो यहाँ पे भी आपका फ्लोरीन हो जाएगा, नीचे है तो नीचे भी आपका फ्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन। और आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से बना दीजिएगा जो कि आपका यहाँ पे क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका क्या चीज, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर, जो कि आपका क्या चीज था, मॉलिक्यूल आपका, तो आपका था XeF6 का यहाँ पे स्ट्रक्चर था।
अब नेक्स्ट जो हम लोग को बनाना है मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, वो क्या है हम लोग को, तो ICl3 है। तो यहाँ पे हम लोग को जो सेंट्रल एटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आयोडीन। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होंगे जी, तो 7 होगा। कितना होगा, 7। तो 7 यहाँ पे दिखा दिए। आपके पास क्लोरीन कितना है, 3, तो मतलब कि सिंगल सिंगल बना देगा। तो यहाँ पर एक क्लोरीन यहाँ पे बना देगा, एक क्लोरीन यहाँ पे बना देगा। चलिए एक यहाँ पे बना देगा क्लोरीन, ठीक है। चलिए इस तरह से हो गया। अब आपके पास कितना लोन पेयर बचा, तो एक लोन पेयर तो ये वाला बन के हो जाएगा, और एक लोन पेयर आपका ये हो जाएगा। कितना लोन पेयर बचा, 2 लोन पेयर। इसका अगर अस्टेरिक नंबर निकालेंगे तो अस्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 3 को आपका सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, प्लस आपके पास 2 लोन पेयर है तो कितना हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 जो होता है, 5 का जो आपका ज्योमेट्री मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो हाइब्रिडाइजेशन आपका कितना हो जाता है, तो ये आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाता है, sp3 और d हो जाता है। क्या हो जाता है, sp3d होता है। और इसमें कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। तो आप जानते हैं कि ये जो sp3d होता है, इसका हम लोग क्या जानते हैं, तो ट्रायगोनल क्या होता है जी, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होता है, ठीक है। चलिए बाय पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होता है। और स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो एक ऊपर नीचे होता है, एक इधर होता है और 2 इधर होता है, ठीक है। ये हो जाता है हम लोग को ट्रायगोनल बाय पिरामिडल का स्ट्रक्चर। लेकिन हम लोग को जब एक लोन पेयर आता था तो इसमें लोन पेयर दिखाते थे। अगर 2 लोन पेयर है तो ये जो 2 दिख रहा है इसमें हम लोग क्या करेंगे, लोन पेयर को दिखाएंगे। तो उस हिसाब से अगर हम लोग इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो लोन पेयर जो बनाना है वो हम लोग को यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर को बनाएंगे और ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को Cl हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, और यहाँ पर भी Cl हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को लोन पेयर को यहाँ पे दिखा देना पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये हो जाएगा आपका किसका, तो ICl3 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोग के पास, SF6 है। तो इसको फिर बना लेते हैं, सल्फर है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा जी, 6 होगा। कितना होगा, 6। आपके पास कितना है यहाँ पे बन रहा है फ्लोरीन, तो 6 ही फ्लोरीन है, और इसके पास कितना है, 6 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो सभी के साथ क्या बना लेगा, सिंगल सिंगल आपका क्या बना देगा, इसका स्ट्रक्चर में यहाँ पे बॉन्ड बना देगा, ठीक है। चलिए इस तरह से क्या किया, फ्लोरीन है सो सल्फर के साथ बॉन्ड बना लिया, 6 का 6। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर अगर आप निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड सब है, 6 है। इसका मतलब है कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। और इसका हम लोग क्या जानते हैं, इसका जब हम लोग ज्योमेट्री बनाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग जानते हैं कि ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, फिर ये हम लोग को इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है हम लोग को ऑक्टाहेड्रल। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फर बीच में रहेगा। चलिए ऊपर हो जाएगा क्या चीज, फ्लोरीन, नीचे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। उसी तरह से इधर क्या होगा, फ्लोरीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, इधर भी हो जाएगा आपका क्या चीज, फ्लोरीन, और इधर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। तो ये था आपका स्ट्रक्चर SF6 का, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में IF5 का यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर आयोडीन है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7 होगा। कितना होगा जी, 7। तो 7 दिखा दिए। अब 5 बॉन्ड बना रहा है तो क्या हो जाएगा, इसके साथ फ्लोरीन हो जाएगा, इसके साथ फ्लोरीन, इसके साथ फ्लोरीन, 3 हो गया, और 2 इधर से बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्लोरीन का, और यहाँ पे क्या हो गया, एक यहाँ पे लोन पेयर बच गया। तो इसका अगर हम लोग स्टेरिक नंबर अगर निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 को तो बॉन्ड बना है और एक आपका लोन पेयर, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसका भी स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। तो ऑक्टाहेड्रल है तो आराम से इसको भी बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग को आयोडीन हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, ऑक्टाहेड्रल में जब हम लोग को रहता है क्या चीज, लोन पेयर, तो हम लोग क्या दिखाते हैं, या तो फिर ऊपर या तो फिर नीचे, जो जिस तरह से यहाँ पे हम लोग बनाए हैं रफ में उसी तरह से यहाँ पे भी बना देंगे। तो हम लोग चाहते हैं ऊपर हम लोग यहाँ पे लोन पेयर को दिखाना, तो यहाँ पे लोन पेयर इधर दिखा देते हैं। अब इधर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन, इधर भी हो जाएगा फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन, और नीचे भी क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये क्या हो गया, IF5 का स्ट्रक्चर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, XeF6 है। क्या चीज, XeF6। तो यहाँ पर देखिए जेनॉन, जेनॉन के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 8 होता है। तो 8 को यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए दिखा दिए। आपके पास कितना फ्लोरीन है, 6 है। तो 6 क्या करेगा जी, तो 6 आपका बॉन्ड बना लेगा सिंगल सिंगल, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या किया, फ्लोरीन सभी के साथ बॉन्ड यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अभी भी आपके पास कितना लोन पेयर बच गया, तो एक लोन पेयर बच गया। अगर इसका स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो आपका बॉन्ड ही बना दिया है, और एक लोन पेयर, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 तो आपका क्या बन गया, स्टेरिक नंबर निकल गया। अब ये निकल गया तो इसका जो फिर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा और D3 हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर हम लोग निकालने जाए स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर फिर वही जैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हम लोग जो यहाँ पे पढ़े थे, क्या पढ़े थे जी, तो हम लोग पढ़े थे डिस्टोर्टेड, क्या चीज, डिस्टोर्टेड, डिस्टोर्टेड
ऑक्टाहेड्रल, क्या चीज, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। चलिए, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हम लोग के यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है, हम लोग को एक लोन पेयर है, तो जैसे हम लोग ऊपर एक स्ट्रक्चर को बनाए थे उसी तरह से इसमें भी बना देंगे, ठीक है। तो ऊपर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पर भी फ्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पर भी फ्लोरीन हो गया, और ये क्या हो गया, यहाँ पर फ्लोरीन। ये अभी क्या चीज बना है, ऑक्टाहेड्रल बना है। लेकिन जैसे ही डिस्टॉर्टेड के लिए करते हैं तो एक यहाँ पे अगर लोन पेयर दिखाना है तो इस तरह से दिखा देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, लोन पेयर को दिखा देंगे। तो ये हो गया हम लोग को डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल था, कंपाउंड था, वो क्या था, XeF6 था, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ये जो तीन को जो यहाँ पे दिया हुआ है, तीनों पर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट यहाँ पे लिखना है। चलिए एक एक करके सभी को शॉर्ट नोट यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो हम लोग का क्वेश्चन था जिसको डिस्कस करना है, वो हम लोग को क्या है, अमोनोलाइसिस। तो अमोनोलाइसिस होता क्या है, तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ अमोनिया टू फॉर्म प्राइमरी अमीन। द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ अल्काइल हैलाइड इज नोन एज अमोनोलाइसिस। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोग अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ जो हम लोग रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करने के बाद हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, प्राइमरी अमीन मिलता है। और यही रिएक्शन को हम लोग जो अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं अल्काइल हैलाइड को, तो यही रिएक्शन हम लोग को क्या कहलाता है, अमोनोलाइसिस कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ले लिए प्राइमरी अमीन, यहाँ पर मतलब हम लोग क्या ले लिए, अल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल लिए। तो अल्काइल हैलाइड को हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं अमोनिया के साथ, तो ये जो रिएक्शन होता है वो हम लोग को क्या होता है, SN2 रिएक्शन होता है। तो इसके बाद क्या करता है, ये हम लोग को प्राइमरी अमीन देता है, 1 डिग्री अमीन देता है। तो यही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग को क्या है, सो देखिए, गैब्रियल फैथैलेमाइड सिंथेसिस क्या कहलाता है, सो देखिए यहाँ पे, तो गैब्रियल फैथैलेमाइड synthesis is used to prepare aliphatic primary amines. In this method, phthalimide is treated with ethanoic potassium hydroxide to form potassium salt of phthalimide. This salt is further heated with alkyl halide followed by alkaline hydrolysis to yield the corresponding primary amines. तो ये जो रिएक्शन है इसको जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या करने के लिए करते हैं, तो प्रिपेयर एलिफैटिक प्राइमरी अमीन। तो हम लोग क्या इसमें प्राप्त करने के लिए ये रिएक्शन को यूज करते हैं, तो हम लोग एलिफैटिक प्राइमरी अमीन का यूज मतलब कि प्रिपेयर करने के लिए ये रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं। और कैसे करेंगे, सो देखिए, तो इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, जो फथैलेमाइड जो होता है उसको हम लोग रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, तो इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे। तो हम लोग जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या मिलेगा, तो पोटेशियम साल्ट ऑफ फथैलेमाइड हम लोग को बनेगा। और फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, तो फिर जो हम लोग को यहाँ से क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा। और वो साल्ट को हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग हीट करेंगे किसके साथ, तो अल्काइल हैलाइड के साथ हम लोग उसको हीट करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस को भी हम लोग फॉलो करते जाएंगे। तो जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम लोग को बनेगा करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमीन बनेगा। ये करस्पॉन्डिंग करने का मतलब जो हम लोग यहाँ पे रिएक्टेंट के रूप में जितना हम लोग लिए रहेंगे उतना ही में से आपको क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन बनेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपका बोलता था, ठीक है। कुल मिला के इसमें जो हम लोग बनाते हैं वो हम लोग क्या बनाते हैं, तो प्राइमरी अमीन का यहाँ पे निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग ये रिएक्शन का यूज करते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आपके जो बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन कभी आज तक पूछा नहीं गया है और ना ही कहीं भी पूछेगा, ठीक है। बस रहते पता नहीं क्या जैकबोर्ड सोचकर ऐसा ऐसा रिएक्शन आपके मॉडल सेट में डाल दिया है, लेकिन आप घबराने की कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन सभी चीज का करवा दे रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा और इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन मैं दावा के साथ बोलूंगा कि इस जो सेट 5 है, सेट 5 से ऐसा ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है, पता नहीं ये CBSE का हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं कि जैक बोर्ड का पता नहीं चल रहा है। ये जो क्वेश्चन सेट किया है वो अंदाजी यहाँ पे हम लोग को कर दिया है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को कभी आता नहीं है, ठीक है। चलिए तो आप लौट मत लीजिएगा, हालांकि यहाँ पे सीख लीजिए, सीखने में क्या जाता है, ठीक है।
इस तरह का क्वेश्चंस आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए तो उस तरह से हम लोग समझ गए। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फथैलामाइड जो रहता है उसी को हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, तो यहाँ पे देख रहे हैं KOH के साथ कराएंगे, तो ये हम लोग को साल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, साल्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेशियम साल्ट ऑफ फथैलामाइड। ठीक है, और फिर से हम लोग क्या करते हैं उसको हेलो अल्किन, मतलब कि हम लोग अल्काइल हैलाइड से हम लोग क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड से उसको हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं हीट दे करके, तो हम लोग को जो मिलता है वो हम लोग को क्या मिलता है, अल्काइल फथैलामाइड हम लोग को मिलता है। ठीक है, चलिए तो ये मिलता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, NaOH एक्वस लेते हैं और उसको हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद डायरेक्ट हम लोग को क्या मिल जाता है, 1 डिग्री अमीन मिलता है। तो यही चीज हम लोग को 1 डिग्री अमीन हम लोग को निर्माण करना होता है किससे, तो फथैलामाइड से। तो वही जो हम लोग को रिएक्शन होता है यहाँ से यहाँ लाने का, तो वही हम लोग को वो रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को था वो है हम लोग को एसिटाइलेशन, हम लोग को रिएक्शन हम लोग को यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या होता है, एसिटाइलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि इट इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन एसिटाइल ग्रुप इनटू अ मॉलिक्यूल एलिफेटिक एंड aromatic primary and secondary amines undergo acetylation reaction by nucleophilic substitution when treated with acid chlorides, anhydrides or esters. This reaction involves the replacement of the hydrogen atom of NH2 group by the acetyl group, which in turn leads to the production of amide. तो ये जो हम लोग को है एसिटाइलेशन, ये हम लोग को क्या करता है, तो इसमें हम लोग अमाइड का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, अमाइड का निर्माण करते हैं। तो चलिए यहाँ लैंग्वेज पे आप मत चाहिए, यहाँ पे रिएक्शन से आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये रिएक्शन कहता क्या। हालांकि इस तरह का मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो यहाँ पे मॉडल सेट 5 में जो इस तरह का यहाँ पे दिया हुआ है नेमिंग रिएक्शन, इस तरह का क्वेश्चन आज तक ना पूछा गया है और ना ही आज फिर कभी पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन कभी देगा ही नहीं आपके बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर पता नहीं किस बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चंस इस तरह का डाल दिया है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चंस अगर आप छोड़ भी देते हैं, स्किप कर जाते हैं, तो भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आप चाहे तो क्वेश्चंस बैंक को देख सकते हैं, आज तक इस तरह का क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो सिर्फ आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग कुछ देख रहे हैं कि जो अमीन होता है, क्या चीज, अमीन जो होता है उसको हम लोग यहाँ से असाइल क्लोराइड से हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, और यहाँ पर बेस हम लोग दे रहे हैं, तो उससे हम लोग को क्या बन रहा है। सो यहाँ पर देखिए, ये जो हम लोग को यहाँ पे जो रिएक्टेंट जो यहाँ पे जो हम लोग को इंटरमीडिएट जो बनता है, यहाँ पर अपने आप में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है और यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है, और ये जो हम लोग को बनता है ये हम लोग डायरेक्ट क्या बन जाता है, अमाइड बन जाता है। क्या बन जाता है जी, अमाइड बन जाता है। ठीक है, तो यही रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे एसिटाइलेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक वाला देख रहे थे, है कि नहीं, तो उसी तरह से हम लोग एरोमेटिक से भी ला सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग एरोमेटिक कर लिए अमीन, और यहाँ से भी हम लोग क्या किए, एसिटाइल क्लोराइड से हम लोग रिएक्ट करवाए, और यहाँ पे पैरिडीन दिए, तो हम लोग को फिर क्या मिल गया, तो अमाइड मिल गया। क्या चीज मिल गया, अमाइड मिल गया। तो यही जो अमाइड को हम लोग को लाने का प्रक्रिया जो होता है, वही हम लोग को क्या कहलाता है, एसिटाइलेशन हम लोग को होता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप टेंशन मत लीजिए, ये जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसमें जो आपको डिस्कस करना था, शॉर्ट नोट्स लिखना था, इसको अगर आप स्किप कर देते हैं ये सेट 5 के लिए, पहले वाला नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ सेट 5 का बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको अगर आप स्किप भी कर देते तो आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पे दिया हुआ आपका रिएक्टेंट और रिएजेंट भी दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट को आपको लिखना है। तो चलिए एक एक करके सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो फर्स्ट है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1 डिग्री एल्कोहल है। क्या चीज है, 1 डिग्री एल्कोहल है, जिसको हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, तो CrO3, और साथ ही में क्या दिया हुआ है, H2SO4 दिया हुआ है। तो ये हम लोग को क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये हम लोग को क्या होता है, 1 डिग्री जब हम लोग को एल्कोहल होता है, और साथ ही साथ ये जो हम लोग प्रोडक्ट, मतलब ये जो हम लोग रिएजेंट यहाँ यूज करते हैं, तो ये डायरेक्ट क्या करता है, तो यहाँ पे जो OH होता है वहां पे हम लोग को डायरेक्ट क्या बन जाता है, हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 डिग्री जो हम लोग को एल्कोहल होता है उससे डायरेक्ट कन्वर्ट किसमें हो जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट
कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया होता है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग बेंजीन है, क्या चीज है जी, बेंजीन। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या चीज है, असाइल क्लोराइड है, क्या चीज है, असाइल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड भी आप बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर ये दोनों को रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्या चीज, तो अनहाइड्राइड, ये अनहाइड्रस क्या चीज है यहाँ पे, तो AlCl3 और साथ ही में क्या दिया हुआ है, CS2। तो ये हम लोग को किसी तरह से मतलब नहीं है CS2, ये हम लोग को एक सॉल्वेंट की तरह यहाँ पे वर्क करता है। हम लोग को मुख्य काम क्या है यहाँ पे, अनहाइड्रस AlCl3। तो ये जो हम लोग करते थे, ये हम लोग को क्या करते थे, तो एसिटल मतलब जो हम लोग क्या करते थे, हम लोग पढ़े थे कि असाइलेशन जो हम लोग का होता था प्रोसेस, वो हम लोग इसी तरह से करते थे। तो यहाँ पर क्या होता है, Cl हटता है और यहाँ से एक हम लोग का हाइड्रोजन निकलता है, तो दोनों मिलकर के क्या बना देता है, साइड प्रोडक्ट HCl हो जाता है। और ये जो Cl वाला जो बॉन्ड है, ये डायरेक्ट कहाँ जुड़ जाता है, जाके कार्बन के साथ जुड़ जाता है। तो इसी तरह देखिए यहाँ पे बेंजीन था, यहाँ पर जो हम लोग को Cl था, इसके साथ Cl हट गया और यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, तो दोनों आपस में यहाँ पर क्या किए, बॉन्ड बना लिए। ठीक है, तो ये जो हम लोग को बनाता है वो क्या बन जाता है, एसीटोफिनोन हम लोग को बन जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का था इसका प्रोडक्ट। ठीक है, आप यहाँ पे असाइलेशन का जो प्रोसेस होता था वो आप पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, बहुत सारा पढ़े होंगे, हेलोल्किन हेलोअरिन में भी पढ़े होंगे, हेलोअरिन से ही स्टार्ट होता है कि नहीं, तो वहां से आप पढ़ना स्टार्ट किए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कीटोन है, क्या चीज है, कीटोन। और उसको हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं कहाँ पे, तो देख रहे हैं ZnHg है और HCl है, और ये ऐसा रिएक्शन हम लोग को नेमिंग रिएक्शन है। अब आपको बताना है कि ये जो है हम लोग का रिएक्शन, ई वाला जो हम लोग यूज करते थे, ये कौन सा हम लोग नेमिंग रिएक्शन में यूज करते थे। अगर आपको याद है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप देखिए अपने नोट्स में आखिर ये कौन सा हम लोग को नेमिंग रिएक्शन था, क्योंकि देखिए भैया नेमिंग रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसी चलते मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ। आप जाइए और नोट्स में देखिए आखिर ये जो हम लोग को रिएक्शन दिया हुआ है, ये हम लोग को कौन सा नेमिंग रिएक्शन का ये एग्जांपल है। ठीक है, तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, कीटोन को हम लोग Zn और Hg और साथ में क्या दिया हुआ है यहाँ पे HCl है, तो इसके साथ जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, डायरेक्ट क्या करता है, यहाँ पे जो O रहता है, O यहाँ से हट जाता है, हम लोग को क्या हो जाता है, O यहाँ से हट जाता है, और ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के जगह में क्या आ जाता है, एकक हम लोग को हाइड्रोजन आ जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ यह क्या करता है कि कीटोन को हम लोग डायरेक्ट हम लोग को क्या करता है, तो यहाँ पर वो डबल बॉन्ड वाला जो O था, दोनों को हटा करके यहाँ पे क्या हो जाता है, दोनों जगह HH आ जाता है। ठीक है ना, चलिए तो ये हम लोग को, ये जो हम लोग को रिएक्शन है, ये हम लोग को नेमिंग रिएक्शन है, आप वहां पर जाकर देख लीजिएगा कि कौन सा है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये हम आपको होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूँ। चलिए फिर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो फिर यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग एल्डिहाइड है, क्या चीज है, एल्डिहाइड। और इसमें हम लोग किसके साथ रिएक्ट करवा रहे थे, कॉन्क NaOH के साथ कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो हम लोग को बनता है, ये इससे हम लोग को दो प्रोडक्ट बनता है, क्या चीज, हम लोग को दो प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर हम लोग 2 मोल लेंगे, कितना लेंगे जी, 2 मोल, तब हम लोग को ऐसा हम लोग को कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो ये जो आपस में रिएक्ट कराता है, तो उसके बाद क्या बनता है, तो हम लोग को एक जगह हम लोग को क्या बनाएगा, तो CH2OH, मतलब कि हम लोग क्या बनाएगा, तो प्राइमरी अल्कोहल एक जगह हम लोग को बनाएगा और एक जगह हम लोग को साल्ट बनाएगा, क्या चीज बनाएगा, साल्ट बनाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को बनेगा, वो हम लोग को ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को क्या है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1 ब्रोमो 3 नाइट्रो, क्या चाहिए, 1 ब्रोमो 3 नाइट्रो बेंजीन है। इसको हम लोग मैग्नीशियम और ईथर के साथ हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं। तो ये ऐसा रिएक्शन आप पढ़े होंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रूप में, है कि नहीं। जब भी आप मैग्नीशियम से यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे तो डायरेक्ट आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे Br से पहले क्या लग जाएगा, Mg लग जाएगा। तो वही यहाँ पे होगा कि यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, Mg जुड़ जाएगा, उसके बाद Br जुड़ेगा। तो ये जो हम लोग को होता है, इसको हम लोग कंपाउंड को क्या बोलते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, क्वेश्चन नंबर 18 को भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या कहता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या बोल रहा है, हाउ आर विटामिन्स क्लासिफाइड, हम लोग को जो विटामिन है वो किस आधार पे हम लोग को क्लासिफाइड हुआ है। डिस्क्राइब ईच टाइप अलोंग विथ 2 एग्जांपल्स, प्रत्येक को जो इसका क्लासिफिकेशन हुआ है विटामिन को, प्रत्येक को हम लोग को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, और साथ ही साथ कितना, तो हम लोग को 2 एग्जाम्पल भी देते हुए जाना है। फिर आगे लिखा हुआ है गिव 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन सी। लास्ट में हम लोग को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले विटामिन को किस आधार पे हम लोग को क्लासिफाई किया गया है, फिर उसको हम लोग क्या करना है कि डिस्क्राइब करना है सभी उसके टाइप को, साथ ही साथ हम लोग को 2 एग्जाम्पल भी देते हुए जाना है।
और लास्ट में हम लोग को बोल रहा है कि जो विटामिन ए है और विटामिन सी है उसका जो इम्पोर्टेंट जो सोर्सेस है वो उसका हम लोग को दो दो कम से कम सोर्सेस को लिखना है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के आपका जो टोटल क्वेश्चन होता है वो कितना मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। चलिए तो इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन होता क्या है। तो विटामिन आर द ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड in our body but essential for proper growth and maintenance of the body, hence be supplied regularly through diet। यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है विटामिन जो होता है वो हम लोग को ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो कि हम लोग के बॉडी में बनता निर्माण नहीं होता है। बात समझ में आया? ये जो हम लोग विटामिन होता है ये हम लोग को ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो कि हम लोग बॉडी में इसका निर्माण नहीं होता है। और ये जो विटामिन होते हैं, विटामिन हमारे जो ग्रोथ, हमारे शरीर के ग्रोथ है और उसको जो मेंटेनेंस करने के लिए बॉडी को हम लोग को जरूरत होता है किसका? तो विटामिन का जरूरत होता है। लेकिन कारण क्या है? हम लोग को मतलब यहाँ पे डिमेरिट क्या है कि ये जो हम लोग को विटामिन होता है, विटामिन हम लोग को बॉडी में अपने आप बनता नहीं है, बल्कि इसको हम लोग, ये तो हम लोग जान गए कि इसको हम लोग को बहुत जरूरत है हम लोग को शरीर में क्या करने के लिए, तो ग्रोथ करने के लिए और शरीर को मेंटेनेंस रखने के लिए हम लोग को विटामिन की जरूरत होती है। तो इसी चलते इसको लेने के लिए हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो हम लोग डाइट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। भोजन वोजन खा करके हम लोग क्या करते हैं, विटामिन को हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग विटामिन। अब विटामिन का मतलब ही हो जाता है, इसको दो वर्ड में टूटता है, क्या क्या? तो विटल और अमाइंस। तो अमीन्स का मतलब हम लोग तो समझ गए, अमीन्स का मतलब क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। और ये जो विटल होता है, विटल का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आया? तो विटामिन का मतलब क्या हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट अमीन्स। बात समझ में आया ना? चलिए फिर इसको हम लोग क्लासिफिकेशन, जो हम लोग को क्वेश्चंस में बोला था कि विटामिन को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या जान रहे हैं कि विटामिन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर और फैट। तो हम लोग को जो विटामिन है वो किस आधार पे इसको क्लासिफाई किया गया है? तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि उसको ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर और फैट, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के आधार पर क्लासिफाई किया गया है विटामिन को, वाटर में और फैट में। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों को हम लोग को चर्चा करना है और तभी दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल सहित उसको वर्णन करेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि वाटर सोल्यूबल विटामिन। हम लोग समझ गए थे कि विटामिन को हम लोग दो जो सोल्यूबल के अनुसार से डिवाइड किए, एक तो वाटर में और एक हम लोग जाने फैट में। तो सबसे पहले वाटर वाला हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होता है? तो दोज विटामिन which are soluble in water and not stored in our body except B12, it excreted थ्रू यूरिन। यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है? सो देखिए, ये जो विटामिन, वैसे विटामिन जो हम लोग को क्या होता है, तो सोल्यूबल होता है पानी में। क्या होता है? वैसा विटामिन जो सोल्यूबल होता है पानी में और हम लोगों के जो बॉडी में स्टोर नहीं होता है, वो क्या होता है, हम लोग को यूरिन के माध्यम से वो क्या होता है, शरीर के बाहर हम लोग को निकल जाता है। सिवाय कौन सा हम लोग के यहाँ पे विटामिन को छोड़ करके एक्सेप्शनल है B12। ये ऐसा विटामिन है जो हम लोग को वाटर में सोल्यूबल होता है, बट हम लोग को क्या होता है, ये हम लोग मतलब कि ये एक्सेप्शन के तौर पर होता है। ये हम लोग को जैसे वाटर इन सोल्यूबल हम लोग बोले और हम लोग को बॉडी में स्टोर नहीं होता है, लेकिन ये हम लोग को बॉडी में स्टोर हो जाता है। बात समझ में? तो एक एक्सेप्शनल है, इसको छोड़ करके बाकी जितने भी यहाँ वैसे विटामिन आएंगे जो हम लोग को वाटर में सोल्यूबल होते हैं और हम लोग को बॉडी में स्टोर नहीं रहते हैं, वो सिर्फ हम लोग जितना समय तक हम लोग भोजन लेते हैं उतना ही टाइम तक हम लोग को क्या रहता है, विटामिन रहता है। और वो सोल्यूबल होने के कारण क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होने के कारण जब हम लोग पेशाब करते हैं तो पेशाब के माध्यम से क्या होता है, वो विटामिन बाहर निकल जाता है। बात समझ में आए? तो ये वैसे विटामिन है जो हम लोग को शरीर में हमेशा संचित रहते नहीं है। अब उसके एग्जाम्पल देखते हैं आखिर कौन कौन सा हम लोग को विटामिन है जो बॉडी में हम लोग को मतलब स्टोर होकर नहीं रहता है। तो वो हम लोग को B1, विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B6 और B12 और विटामिन सी। बात समझ में? विटामिन सी भी हम लोग को ऐसा विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल होता है और वाटर सोल्यूबल होने के कारण हम लोग को बॉडी में संचित नहीं रह पाता है, बल्कि वो यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में चर्चा कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन। कौन कौन सा हम लोग को फैट में सोल्यूबल होते हैं।
तो दोज विटामिन्स विच आर सोल्यूबल इन फैट एंड स्टोर्ड इन लिवर एंड एडिपोज टिश्यूज। बात समझ में? तो ये वैसे विटामिन होते हैं जो हम लोग को फैट में ये सोल्यूबल होता है। बात समझ में? किस में सोल्यूबल होता है? ये भी सोल्यूबल होता है, लेकिन वहां पे वाटर में होता था, लेकिन यहाँ पे कहाँ हो रहा है हम लोग को? फैट में सोल्यूज मतलब कि सोल्यूबल हो रहा है। ठीक है। और जैसा कि हम लोग देखे थे कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते थे वो हम लोग को बॉडी में संचित नहीं रहते थे, स्टोर नहीं होते थे, लेकिन ये जो हम लोग को फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ये हम लोग को बॉडी में कहाँ क्या रहते हैं? स्टोर रहते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ रहते हैं? तो लीवर में और एडिपोज टिश्यूज में हम लोग को होता है। वसा ऊतक जो होता है उसमें हम लोग को क्या रहता है? ये स्टोर रहता है। अब वैसा हम लोग को कौन कौन सा हम लोग को विटामिन है जो हम लोग को फैट सोल्यूबल होता है? तो उसका एग्जाम्पल है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। बात समझ में? तो ये जो आपका एग्जाम्पल है वो कैसा एग्जाम्पल है? तो फैट सोल्यूबल विटामिन का एग्जाम्पल है। तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो हम लोग को क्वेश्चन उसी में दिया हुआ था वो हम लोग को क्या दिया था कि विटामिन ए और विटामिन सी का हम लोग को जो मुख्य सोर्सेस जो है, इंपॉर्टेंट सोर्सेस है, वो कहाँ कहाँ से हम लोग विटामिन ए और विटामिन सी को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। उसको हम लोग को दो दो सोर्सेस को हम लोग को एक्सप्लेन करना था, लेकिन हम यहाँ पर जितने भी यहाँ पे हो सकता था उतना हम यहाँ पे बताने की कोशिश किए हैं। आप यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कोई भी यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं वहां में से सिर्फ दो ही सोर्स को आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का जो जितने भी सोर्सेस हैं यहाँ पे हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है। तो इनमें से आपको दो यहाँ पे लिखना है। जैसे मान के चलिए मिल्क है, मिल्क से भी आप विटामिन ए प्राप्त करते हैं। चीज जो होता है इससे भी आप विटामिन ए का यहाँ पे मतलब कि प्राप्त कर सकते हैं। मछली से कर सकते हैं, गाजर से कर सकते हैं, बटर से कर सकते हैं, अंडा से कर सकते हैं, घी से कर सकते हैं। तो इतना सारा एग्जाम्पल है जहां से आपको क्या मिलेगा? विटामिन ए मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था सिर्फ दो एग्जाम्पल, तो आप दो ही यहाँ पे चर्चा कीजिएगा। ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। आप विटामिन सी को कौन कौन से सोर्सेस के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं? तो उसके लिए देखिए आंवला हो गया, फिर क्या चीज है? सिट्रस फ्रूट्स हो गया, जिसका एग्जांपल में क्या हो जाएगा? तो लेमन है, ऑरेंज है, बात समझ में आया? नींबू और जो संतरा है वहां से आप क्या कर सकते हैं? तो ये विटामिन सी का मतलब कि प्राप्त कर सकते हैं। और उसी तरह से चेरी हो गया, फिर चिल्लीज हो गए हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? विटामिन सी का प्रयोग मतलब उपयोग कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था आपका मॉडल सेट 5 का। जितने भी क्वेश्चंस थे सभी को हम लोग बारीकी तरीका से सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे डील करने की कोशिश किए, और उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आ गया होगा। ठीक है। और जो जो क्वेश्चंस यहाँ पे टफेस्ट लेवल का था उसे आप ना भी समझते हैं तो आप उतना टेंशन मत लीजिए, इस तरह का क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है। जहां जहां थोड़ा अटपटांग सा क्वेश्चंस आएंगे वहां पे मैं इंडिकेट कर दूंगा कि किस आधार का क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और कैसा हम लोग का क्वेश्चंस नहीं आएगा। ठीक है। तो आप लॉड मत दीजिए, सिर्फ आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको सारा कुछ मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा और आपको सारा कुछ समझाया जाएगा कि कौन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी तरह से हम लोग क्या किए यहाँ पे सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5 का जितने भी मॉडल सेट हम लोग को प्राप्त हुआ था टर्म 2 एग्जाम के लिए सभी को हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कर लिए आज। ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट प्लानिंग जो रहेगा वो हम लोग को क्या रहेगा? चैप्टर वाइज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। मॉडल सेट तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन इसी से आपको काम नहीं चलेगा। ठीक है। ये हम लोग को पूरा चैप्टर को कवर नहीं करता है। अब हम लोग जो क्या करेंगे, जितने भी हम लोग को समय बचा हुआ है, अभी भी हमारे पास 1 महीना का समय बचा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? प्रत्येक दिन हम लोग क्या करेंगे? एक एक चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। वो जितने भी हम लोग को रहेगा वो 1 शॉट वीडियोस रहेगा, उसमें हम लोग पूरा चैप्टर कवर नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग वही टॉपिक को हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो हम लोग बोर्ड एग्जाम में आता है और वही सब हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग को आएगा। ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस बैंक का भी जितने क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में हम लोग आ चुका है वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर से। ठीक है। तो आप इतना कवर कर लीजिए और जितने भी अगले वीडियोस आएंगे आप उसमें भी अच्छा तरीका से पढ़ाई करते रहे। ठीक है। आपका यहाँ पे अच्छा से अच्छा मार्क्स दिलाने का गारंटी हम लेते हैं। ठीक है। सिर्फ आप अपने तरफ से मेहनत करते जाएं, बस इतना ही तो करना है यार, फिर देखिएगा एग्जाम में आप मजा से फोड़ के आइएगा। ठीक है। चलिए, तो यही बात पर आपको यहाँ पे पूरा जितने भी सेट थे सभी का हम लोग सॉल्यूशन कर लिए। तो इसी बात पर मैं इस कहानी को यहीं पे अंत करता हूँ, फिर हम लोग नए जर्नी का स्टार्ट कल से करेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।